चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और वीरू शेयर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की, जहां पर आज एक और शानदार मोमेंटम वाला दिन। और देखिए एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट रुकने का ऑलमोस्ट नाम ही नहीं ले रहा है। मोमेंटम ज़बरदस्त और अभी भी फुल्ली इंटैक्ट, और बेयर्स अब फंस चुके हैं और बुल, जैसा हम बात भी कह रहे थे, एक एक कर सबका बदला लेगा और वो एक एक करके बदला ले रहा है बुल फुल रफ्तार में। और छठे दिन लगातार तेज़ी, एक के बाद एक नया सेक्टर इस तेज़ी में जुड़ रहा है। आज बारी है एफएमसीजी की, और आई थिंक एक चीज़ बहुत क्लियर है मार्केट में। अब एफएमसीजी इंडेक्स देखिए आप, 2.25% की रैली, और इकॉनमी फेसिंग स्टॉक्स में एक बड़ी रैली है, चाहे रेट सेंसिटिव्स हों और जितने भी ये स्टॉक्स हैं, अर्निंग से जहाँ सपोर्ट मिल रहा है, कंजम्पशन बास्केट, इन सब में अच्छी रैली है। आईटी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट का कॉन्फिडेंस अभी भी डोमेस्टिक इकॉनमी पर है। रियल एस्टेट देखिए, रियल एस्टेट में भी आज जमकर तेज़ी है, भले ही सेलेक्टिवली है, लेकिन रियल एस्टेट में भी, रियल एस्टेट इंडेक्स देखिए आप 2.5% ऊपर आज रियल एस्टेट इंडेक्स, यहाँ पर शानदार मोमेंटम। बैंकों में भी मोमेंटम है, हमारे वो सुबह के जो बिग स्टॉक्स थे, पीएसयू बैंक्स, शानदार मोमेंटम उन सब में, वो क्लियरली अभी भी इंटैक्ट है। अब देखते हैं आखिरी का 1-1.5 घंटा हमारे लिए कैसे रहता है। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रह सकता है, लेकिन लगातार छठा सत्र जब बाजार में शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। चौतरफा खरीदारी तो नहीं कहेंगे आज, लेकिन जहाँ पे मुनाफा वसूली कल देखने को मिली थी, वहाँ पे आज बाइंग होते हुए फिर से नजर आई। लेकिन सर थोड़ा तो कंसोलिडेट किया है आज मार्केट ने, निफ्टी थोड़ा सुस्ताया हुआ नजर आया। अब यहाँ से कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? क्या राय अब यहाँ से बदलेगी या फिर इंटैक्ट हैं आप? श्रेया, पता है आप जैसे जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं शायद। मतलब इतने दिनों की रैली के बाद ये ठीक है, चौतरफा नहीं, तीतरफा कह लीजिए चलिए इसको, और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और थोड़ा बहुत ना ये बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। एकदम वन में आप भाग जाएंगे तो सब कुछ थोड़ा ठीक है, ऐसा बीच बीच में थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छा देखिए एक चीज़, एक आज बाजार ने किया क्या, आज बाजार ने आपको शानदार एंट्री दी। आज सुबह हमारी बात हुई थी कि 24,050 से लेकर 24,100 का जोन मिल जाए निफ्टी पर, तो उसमें आप एंट्री करिएगा, लीप ऑफ फेथ में बाइंग करिएगा। 24,072 का लो था, वहाँ से मार्केट एक बार के लिए आपको सेकंड रेजिस्टेंस में ले गया 24,240 तक। देखिए मार्केट का काम ये नहीं है कि रोज़ आपको 500 पॉइंट दे या रोज़ आपको 300 पॉइंट दे। मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, इस ट्रेंड में मार्केट आपको बीच बीच में एंट्री दे रहा है। किन्हीं लोगों को अब देखिए, ऐसे कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल ज़मा नहीं मिलता, वो वाली बात है। किसी को 100 पॉइंट मिले, किसी को 200 मिले, जो शुरू से रहा इस मार्केट में उसको 1000 पॉइंट भी मिले, जो बैंक निफ्टी में शुरू से रहा उसको 5000 पॉइंट भी मिले। तो इस मार्केट ने दिया सबको है, डिपेंड करता है आपने इस मार्केट से कॉन्फिडेंस में, ट्रस्ट में वो पॉइंट्स लिए या नहीं लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब 23,250 वो लेवल है जहां मुझे लग रहा है जिसके ऊपर अगर आप निकले तो तेज़ी और बढ़ेगी, और 24,250। और अब एक मार्केट ने एक बहुत सिंपल चीज़ की है, अब 24,050 जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, आज के लो से जस्ट उसके ऊपर आपने आज लो बनाया है, उसके स्टॉप लॉस के साथ अब आप इस मार्केट में लॉन्ग रहें निफ्टी में, और किसी भी गिरावट में इसी स्टॉप लॉस के साथ 24,050 का स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी का हाई देखिए। अब कहने को आप कहेंगे कि हम 56,000 तक शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन 55,961 और 56,000 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। और लास्ट के 40-50 पॉइंट तो मैं वैसे भी कहता हूँ किसी और के लिए छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। हमारा टारगेट 56,000 का था, वो हिट हुआ। अब नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा करीब 55,500 का। और अगेन मैं अपने शब्दों को तोल कर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि अब अगले हफ्ते हो जाएगा। पेस अब थोड़ी कम होगी मार्केट की रैली की, लेकिन बैंक निफ्टी में अब रास्ता खुला है 58,000 से 60,000 का। देखिए जब भी कोई इंडेक्स इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, वो वहाँ नहीं रुकता है, उसके बाद वो ऑलमोस्ट 8 से 10% नॉर्मली ऐड करता है उसमें। तो 54,000 का हाई था, वो आपने क्रॉस किया था। 54,000 का हाई क्रॉस करने के बाद 56,000 हो गया। अब 56,000 में आप थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, 2 से 4,000 पॉइंट, 58,000 से 60,000 का रास्ता। ये मेरा मानना है अगले 3 से 4 महीने का अगर आप व्यू लेके चलेंगे तो वहाँ तक इस तरीके की रैली आपको देखने को मिलेगी। कई बार वो रैली फास्ट होती है, फ्यूरियस होती है, कई बार थोड़ी सी स्लो होती है। चलिए वीरू के पास चलते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसा रहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? गुड आफ्टरनून अनुज। एक सेक्टर और 2 स्टॉक्स का उल्लेख करूंगा अनुज। यहाँ पे जब मैं सेक्टोरियल इंडेक्सेस को देख रहा था और उनके वाई पैटर्न को, अनुज फार्मा इंडेक्स, डायरेक्टर साहब निफ्टी फार्मा रखिएगा एट 21443
सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 21,443, स्पेशली एक अटेम्प्ट लिया था इसने 2 अप्रैल को, लेकिन सिंक हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप के वो स्टेटमेंट आए थे कि फार्मा पर भी टैरिफ्स लगेंगे, उसके बाद सिंक हुआ। बट आज डिसाइसिवली अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और आप समझ लीजिएगा कि अनुज 3 जनवरी से लेकर अब तक चली आ रही सारी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। तो एक इंडेक्स यानी फार्मा पे नज़र रहेगी। दूसरा है आईटीसी। आईटीसी आपकी स्क्रीन पे आएगा। आईटीसी इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, पूरा एफएमसीजी आज शूट अप करता हुआ 431। आईटीसी 6 फरवरी के बाद, यानी जब वो बजट में टैक्स छूट मिली थी उसके बाद एफएमसीजी चला था, फिर सिंक हो गया था। 6 फरवरी के बाद उस मोमेंटम के कोलैप्स होने के बाद आज पहली बार अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, आईटीसी एट डे हाई, स्ट्रॉन्ग बाइंग। और तीसरा है दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे आएगा, डे हाई पर 1135 पर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, स्ट्रॉन्ग बाइंग। और एक और चीज़, अब ये अपनी हल्की सी छोटी सी फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ 1135 की रेंज में। तो ये है एक फार्मा इंडेक्स, एक आईटीसी और एक मैक्स हेल्थ केयर। अनुज, इसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ। आईटीसी का, एफएमसीजी का चलना, फार्मा का चलना, क्या थोड़ा सा आपको एक सिग्नल दे रहा है कि कुछ देर के लिए थोड़ा सा अब डिफेंसिव्स पे भी फोकस कीजिए? आपने एग्रेसिव्स के मूव को बहुत शानदार तरीके से खेला, इट्स टाइम टू फोकस ऑन बिट ऑफ आई थिंक डिफेंसिव्स, लग रहा है कैसा? नहीं वीरो, देखो अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से बाकी जो इंडेक्स और स्टॉक्स हैं वो भी गिरते हैं। आई थिंक एफएमसीजी को, आज की जो एफएमसीजी की बाइंग है ना, इसको आप एज डिफेंसिव मत देखिए। आई थिंक इसको आप देखिए एज एक्सटेंशन ऑफ अब नेक्स्ट क्या चलेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में। फिर कल हमारी क्या बात हुई थी कि एचएफसी चले, एनबीएफसी चली, तो जो इनको अब ये फाइनेंस कर रही है किसी चीज़ को, जो तो जिस अंडरलाइन को फाइनेंस कर रही है वो क्यों नहीं चल रहे हैं? तो वाइट गुड्स चलेंगे, रियल एस्टेट चलेगा, हाउसिंग चलेगा, उससे जुड़े हुए स्टॉक्स जुड़ेंगे, ऑटोज चलेंगे। तो वो आई थिंक मैं उसको इस तरीके से देख रहा हूँ। मैं इसको एज डिफेंसिव बाइंग की तरह से नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको एज इनफैक्ट इस तरीके की बाइंग की तरह से देख रहा हूँ कि अब मार्केट को लग रहा है कि नेक्स्ट सेक्टर क्या होगा जो अब मार्केट की तेज़ी को लीड करेगा। इसको अगेन मैं कह रहा हूँ, इसको आई थिंक मार्केट छुपने की जगह की तरह से नहीं देख रहा है। मार्केट इस तरीके से देख रहा है कि अर्निंग सीजन में अब जैसे फॉर एग्जांपल अगले 2-3 दिनों के बाद एफएमसीजी की बड़ी कंपनियों के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या पता वहाँ पर अर्निंग्स जो हैं वो स्ट्रांग रहें। और ये मेरे को लग रहा है कि एक चीज़ हो सकती है। देखिए फार्मा में एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, फार्मा में तो मैंने बहुत टाइम से व्यू रखा है, फार्मा पे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। वो जो मर्जी कहते रहें, वो बाकियों पे नहीं लगा पाए, बाकियों पे उनको वापस लेना पड़ा, फार्मा पे कहाँ से लगाएंगे? फार्मा पे अगर उन्होंने लगा दिया ना, जो उनकी रेटिंग ऑलरेडी ऑल टाइम लो पे वो 0 पहुँच जाएगी। जो उनका मुझे लगता है कि उसके बाद अगली बार अगर वो, खैर यूएस में आप तीसरी बार नहीं प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर वोट हो तो शायद उनकी फैमिली उनको वोट ना दे अगर फार्मा पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो वो मतलब फार्मा पे तो आप टैरिफ भूल जाइए। वहाँ पे यूएस को सस्ती दवाइयों की ज़रूरत है ना। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एहसान कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ग्लोबल ट्रेड में कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है। ग्लोबल ट्रेड क्या, ज़िंदगी में कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है। आज की डेट में कोई एक भाई दूसरे भाई के ऊपर एहसान नहीं करता है, तो देश दूसरे देश पे क्या एहसान करेगा? तो ये फार्मा पे तो मुझे लगता नहीं कि टैरिफ आएगा। तो और फार्मा के नंबर इस बार के बहुत स्ट्रांग आएंगे। आप देख लीजिएगा, ये हमारी पहले भी बात हुई थी कि अगर फार्मा में आप फंसे भी तो अभी निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नंबर बहुत स्ट्रांग आएंगे। कंपनियों ने रीस्टॉकिंग कर रखी है, इस बार के नंबर्स ब्लॉकबस्टर आएंगे सारे के सारे फार्मा कंपनियों के। तो आई थिंक इसको ना मैं डिफेंसिव बाइंग की तरह से नहीं देख रहा हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ एज पोजिशनिंग योरसेल्फ फॉर स्ट्रॉन्ग नंबर्स। मेरा ये मानना है कि इस बार एफएमसीजी और फार्मा, इन दोनों के नंबर्स शानदार आएंगे, फार्मा के रीस्टॉकिंग की वजह से और एफएमसीजी के बेस इफेक्ट की वजह से। इसके लिए मेरा ये मानना है कि इस तरीके की बाइंग आपको इन दोनों सेक्टर्स में आज देखने को मिली। ऑब्वियसली ये मेरा नज़रिया है, जैसा आप कह रहे हैं किसी और का नज़रिया ये भी हो सकता है कि डिफेंसिव बाइंग है, और मैं उस नज़रिए का रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो बाइंग हुई है ये मोर और लेस इस कारण से हुई है। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं, आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। श्रेया जी, लेकिन वीरेंद्र जी के सवाल में एक और सेक्टर ऐड करना चाहूँगी सर मैं। उन्होंने रियल्टी, हालांकि आपने थोड़ा जिक्र भी किया निफ्टी रियल्टी का, ये भी आज तेज़ है, 2.5% की तेज़ी यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमम स्टॉक्स डे हाई पर। इस तेज़ी को भी आप वैसे ही देख रहे हैं? देखिए श्रेया, रेट कट और अगर टैक्स कट जो है,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा और इस वजह से ऑब्वियसली, और आई थिंक मार्केट को लगता है कि इस साल और 2 रेट कट होंगे और अगर आप अब होम लोन लेके घर खरीदेंगे तो आपकी ईएमआई आगे जाके शायद और कम ही होगी। तो आई थिंक ये एक रीज़न है जिसकी वजह से रियल एस्टेट, एंड आई थिंक हम कल ही बात कर रहे थे कि नेक्स्ट सेक्टर टू वॉच विल बी रियल एस्टेट। आई थिंक मैं सरप्राइज था कि पॉलिसी के बाद से बाकी सब सेक्टर से इतने मूव आए, रियल एस्टेट नहीं चला। उसका एक कारण ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डरा हुआ था टर्म टेंट्रम वगैरह की वजह से, तो हाई बीटा पे थोड़ा सा मार्केट कम फोकस कर रहा था। लेकिन ये सारी की सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं मार्केट की, किसी एक पर्टिकुलर रीज़न पे आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते। ये सारी की सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं मार्केट की। ऑटो, एफएमसीजी, देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप कार्मेलिया में घर ले लेंगे और वहाँ पे मारुति 800 ले जाएंगे, तो वो मतलब अगर वहाँ पे घर खरीदेंगे तो वो कार भी उसी हिसाब से खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें ना इकोनॉमी में बेसिकली जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल। चल अब ट्रेंडिंग के स्टॉक्स की बात करते हैं। शानदार तेज़ी आज मार्केट में तो शुरुआत होगी, जिन स्टॉक्स में जमकर खरीदारी आज हमें देखने को मिल रही है और शानदार तेज़ी आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। निफ्टी में टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी पैक हम डिस्कस कर रहे थे, शानदार तेज़ी यहाँ पे भी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्योंकि ऑटो भी चल रहा है 1.5% यहाँ पे खरीदारी। एचयूएल, आईटीसी भी इसमें शामिल, लगभग 2% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और वायदा बाजार से देखिए डिक्सन टेक, इन पूरे ही सेक्टर में, ईएमएस सेक्टर में तेज़ी है, 6.25% के करीब उछाल यहाँ पे देखने को मिला। आईएफएल फाइनेंस 5.6% के करीब यहाँ पे तेजी। मैक्स हेल्थ केयर में बाइंग दिखी है 5.5% से ज़्यादा। बर्जन पेंट्स भी आज के सत्र में उछल गया 5% के करीब। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव भी देखने को मिला, उनमें शामिल है इंडसइंड बैंक, खबर के बाद टूटा 4.5%। पावर ग्रिड में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है लगभग 2%। हीरो मोटोकॉर्प कल शानदार तेजी थी, आज यहाँ पर मुनाफा वसूली लगभग 1.5% से ज़्यादा। इन्फोसिस कल के सत्र में ये भी अब था, आईटी में आज दबाव है, हालांकि 2% से ज़्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। चोला इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी मुनाफा वसूली 5% के करीब। नाइका पे पड़ता नजर आया है 2.5%। साइन टूटा आज के सत्र में 2%। और हीरो मोटोकॉर्प ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किया लगभग 1.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, सोनी पटनायक, आशीष बहेती और जतिन गेड़िया से। 2:15 पर एसी फ्रिज कंपनियों के लिए राहत की एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे आलोक प्रियदर्शी। 2:20 पर बैंक में तेजी का आरबीआई कनेक्शन बताएंगे लता जी। और 2:25 पर यतिन मोता बताएंगे आपको इंडसइंड बैंक में आखिर आई ये जो गिरावट है वो क्यों है। 2:30 बजे केमिकल सेक्टर के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अजय जोशी, केमिकल्स के फाउंडर अजय जोशी जी। और 2:35 पर समझेंगे मेटल शोरूम में चमक क्यों है मुझसे। और साथ ही 2:45 पर टाटा कंज्यूमर के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे दीपाली राणा। साथ ही LTI माइंडट्री के नतीजों का पोल देंगे आशीष वर्मा। 3 बजे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:05 पर यतिन से हम जानेंगे डीलूम चेक। और 3:10 पर अनुज जी से कल के लेंगे स्ट्रैटेजी। और साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए हमारे गेस्ट तैयार हैं और अब शुरुआत करते हैं हम ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है वो है टाटा टेक्नोलॉजी। ट्रेड कर रहा है 707 पर, टॉप लगाना चाहिए 700 का, 7 रुपए का। आई थिंक नियर टर्म टारगेट 730 के नजर आते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी में एक अपमूव है और ब्रेकआउट भी मिला है। ओके, टाटा टेक बाय है 709 पे। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की मे फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 2620 फ्यूचर्स पे, मे फ्यूचर्स पे। टारगेट यहाँ पे लग रहा है 2750 2780 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम देखेंगे तो एक रिवर्सल नजर आया है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है 2620 के ऊपर। और यहाँ पे कैश के लेवल्स पे अगर हम देखेंगे तो 20 डे EMA को क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो टुवर्ड्स 2750 2780 लेवल्स नजर आ सकता है। साइमल्टेनियसली अगर कोई चाहे तो 2700 कॉल ऑप्शन में मे सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टुवर्ड्स 135 136 लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 90 रुपए का 90। पहला टारगेट है 180, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 220 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और डे हाई पर कर रहा है कारोबार। सोनी जी के पिक। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे, लेकिन आज एक की रेजिस्टेंस
650 का ब्रीच हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड बनता है। 644 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं लॉरेंस लैब में, ये कैश लेवल्स हैं। और 675 675 के आपको टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 650 का मई मंथ का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 41 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 55 रुपीज का टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड रहेगी डीएलएफ के फ्यूचर्स में, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। डीएलएफ के फ्यूचर 689 के करीब है। यहाँ पे हम 684 का ऐसे लगा के इसको अगर बाय करें तो इन अ डे और टू दिस कैन शो अस लेवल्स ऑफ 700 एंड 705। ओके, DLF 688 पे रचना जी का बाय है। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो सन फार्मा में होगा। एक रनअप के बाद 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। हम एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं सन फार्मा में, तो करंट लेवल से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1720 का और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 1800। सन फार्मा खरीदारी की राय जतिन जी की तरफ से आती हुई, तो टाटा टेक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लॉरेंस लैब, डीएलएफ फ्यूचर्स की खरीदारी, साथ ही सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स को आप खरीद सकते हैं। अब चलते मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। लगातार छठा सत्र जब बाजार में तेजी, ऐसे मूड माहौल में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया? Afternoon, Shreya ji. Afternoon, Anuj ji, and afternoon to everyone on the panel. Afternoon, Viru ji as well. तो हमें लगता है, आई थिंक भारतीय एक्सोकॉम, श्रेया जी, इस पे नजर बनानी चाहिए। आपके स्टॉक वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। जैसे कि तीसरे तिमाही के नतीजे आए थे, जो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ रही है 2200 करोड़ के आसपास इन्होंने टॉप लाइन पेश की है। EBITDA मार्जिन हैव रिमेन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, एंड इनफैक्ट जो मोबाइल रिलेटेड बिजनेस है as well as जो होम और ऑफिस एडिशंस इन्होंने किए हैं, which is almost 44,000 सब्सक्राइबर्स, one of the highest in the preceding few quarters। जो मोबाइल आरपीयू में हमने ग्रोथ देखी है, जो हम एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोबाइल आरपीयू ग्रोथ एज वेल एज मोबाइल एंड होम बिजनेस एंटरप्राइज सॉल्यूशन कनेक्शंस एज वेल, जहां पे अच्छी खासी ग्रोथ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द केपेक्स एज फार एज फाइबर ऑप्टिक लेइंग इज लार्जली डन विद। और इसलिए आई थिंक ये सारी चीजें टॉप लाइन पे, कनेक्शंस का हिसाब आरपीयूज पे एंड कॉरस्पॉन्डिंगली मार्जिन से लेके वर्कुलेट होना बॉटम लाइन तक बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। मुझे लगता है कि जो रेटिंग्स रैंकिंग्स हम मार्केट्स पर इंडिया में देखते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हैं कैंसिल के हिसाब से, सारे पहलू शायद ये स्टॉक में है। कैश फ्लोज अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लोज काफी तगड़े हैं, और इसलिए हमें लगता है भारतीय एक्सोकॉम की नजरिया ऑप्शंस पे। भारतीय एक्सोकॉम ये होगा मयूरेश जी का पिक। सोनी जी ने पिक किया ट्यूब इन्वेस्टमेंट, और आई थिंक फ्रेश ब्रेकआउट अब इसी स्टॉक में आ रहा है। काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। अभी भी ये स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के भी नीचे है, और एक एक कर सब सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और ये स्टॉक गिरा था 4,800 से, 4,800 से गिर के 2,400 पर आया था, और अभी तक कुछ ज़्यादा मूव आया नहीं था इसमें। शायद फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्सल यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, इस पर ध्यान रखिएगा, नॉट जस्ट एज डे ट्रेड बट एज पोटेंशियली पोजिशनल ट्रेड एज वेल। लेकिन हम अब बात करते हैं CNBC आवाज़ की न्यूज़ इम्पैक्ट की। AC और फ्रिज कंपनियों को सरकार जल्द राहत दे सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आलोक प्रियदर्शी के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या आखिर है बड़ी खबर। आलोक जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गर्मी का आगाज हुआ उस तरह से एक तरफ तो इस सीजन में एसी और फ्रिज की भारी डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस डिमांड को मीट करने में ऐसा ना हो कि एसी और फ्रिज कंपनियां कहीं फेल हो जाएं, क्योंकि जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं और खास तौर से उसमें कंप्रेसर है। लिहाजा जो हमें CNBC आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 टन से कम क्षमता वाले कंप्रेसर के इंपोर्ट में रिलैक्स कर सकती है सरकार। खासतौर से जो BIS के मानक हैं उसके नॉर्म्स में ढील दी जा सकती है। दूसरा, जो पूरी तरह से इंपोर्ट होता है क्रूब्स कॉपर ट्यूब, ये इसके भी इंपोर्ट में रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये दोनों कंपोनेंट काफी अहम है, और इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स है जिसमें फैन मोटर्स, PCBs जो हैं आइटम्स, उनका देश में किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी सरकार कई मोर्चों पर कदम उठा सकती है। खासतौर से जो ऑलरेडी चाइनीज वेंचर के साथ घरेलू कंपनियां काम कर रही हैं, वहां पर उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जा सकती है। साथ ही साथ जो PLI स्कीम ऑलरेडी व्हाइट गुड्स की चल रही है, वहां पर जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्द उस पर फैसला हो सकता है, ताकि देश में जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी उसको बढ़ावा दिया जा सकते, उसको उस क्षेत्र
में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन खासतौर से जो ये डिमांड कंप्रेसर की आ रही है और साथ ही साथ ग्रुप्स कॉपर ट्यूब्स की, उसको लेकर सरकार जल्द ही जो BIS के नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्स कर सकती है, ताकि इसकी जो कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी की देश में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। और वोल्टास और ब्लू स्टार, दो स्टॉक्स जो प्योर AC कंपनियां हैं, उसमें शानदार तेज़ी है। और आलोक जी की रिपोर्ट के बाद एक ब्रोकरेज नोट भी आया था, जिन्होंने CNBC आवाज़ की इस रिपोर्ट को कोट भी किया और कहा कि ये काफ़ी बड़ी खबर हो सकती है। 2 टन से ऊपर के ACs पर ये पहले से अवेलेबल था। यहाँ बात हो रही है कि 2 टन से कम AC पर ये एप्लीकेबल हो। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में 90% ACs 2 टन से कम कैपेसिटी के होते हैं, तो उस हिसाब से इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस काफ़ी बड़ी है। और ये स्टॉक डे हाई पर, इस पर एक चेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आज की एक इंपॉर्टेंट स्टोरी को एड्रेस करेंगे। मानस, एक बार वोल्टास का चार्ट देखिए, इस न्यूज़ के बाद घुमा स्टॉक और अब डे हाई पर, कहाँ तक के लेवल्स पॉसिबल हैं यहाँ? देखिए, वोल्टास ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है। तो अब जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा वो 1390 का होगा, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 1320 के नीचे लगा के रखिए और अब आपको 1390 और 1410 के 2 टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं वोल्टास। ओके, चलिए अब एड्रेस करते हैं एक स्टोरी जो कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बड़ा स्टेप उठाया। पिछले 6 सत्रों से हमने बैंकिंग में ज़ोरदार तेज़ी देखी है। आज सरकारी बैंकों में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स करीब 2% से ज़्यादा ऊपर है। लिक्विडिटी कवरेज रेशो को लेकर RBI ने जो नए नियम अनाउंस किए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा और ख़ास तौर से PSU बैंकों पर, लता जी से समझते हैं। लता जी, गुड आफ्टरनून। तो सुबह हम इसकी बात कर रहे थे कि ये नॉर्म्स आए हैं और RBI गवर्नर की काफ़ी तारीफ भी हो रही थी, हमारी बात भी हो रही थी। थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप एक्सप्लेन करें कि क्या ये नॉर्म्स थे और क्यों बैंकों को इतना फ़ायदा होगा उसका। अच्छा, ये फर्स्ट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है क्यों? ये बाज़ल का ग्लोबल रूल है कि हर बैंक को लिक्विड में रखना चाहिए जो वो पैसे जो एवरेज मंथली उनसे विड्रॉ होता है। यू कांट गो रनिंग फॉर मनी व्हेन द डिपॉजिटर इज एट योर डोर, वो रूल है। 2014 में ये रूल आया था। इंडिया में इतना जोर नहीं दिया था बिकॉज हम लोग SLR में वैसे भी गवर्नमेंट बॉन्ड रखते थे, बट 2019 तक वो रूल लागू करना ही पड़ा। नाउ व्हाट वाज द ओल्ड रूल कि अगर रिटेल डिपॉजिट हो, आप में सैलरी डिपॉजिट हो, ये स्टेबल डिपॉजिट्स है, इसलिए उसमें 5% उसका आपको HQL है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रियली गवर्नमेंट बॉन्ड AAA बॉन्ड्स में रखना चाहिए। और अगर थोड़ा अनस्टेबल डिपॉजिट्स हो, जो RBI डिफाइन करती है, जिसका बहुत इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग कनेक्शन हो, जिसमें बहुत ट्रांजैक्शंस होता है, उसके लिए आपको 10% रखना होगा। ये रूल था फ्रॉम 2019, इसका वो बढ़ाते आए। और होलसेल डिपॉजिट्स के लिए पूरा रखना पड़ता था, ज़्यादा उनका 100% था। ये रिटेल डिपॉजिट्स में 2024 में RBI ने और भी बढ़ा दिया, लेकिन वो ड्राफ्ट रूल्स थे। स्टेबल डिपॉजिट्स के लिए 5% के जगह 10% बनाने का प्रपोजल था, ड्राफ्ट था। और अनस्टेबल डिपॉजिट्स यानी कि जो बहुत ही मोबाइल हैं, उनके लिए 15%, 10 से 5% बढ़ के 15 होगा। और कल का राहत वो था कि इसको ऑफ कोर्स सब बैंक्स का ये रिक्वेस्ट गया था, रिएक्शन गया था, और ये लागू होने वाला था एक्चुअली अप्रैल 2025 में, लेकिन नए गवर्नर ने बता दिया था फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 26 में ही लागू होगा। लेकिन क्या लागू होगा वो हमें कल पता चला। ये 5% के बजाय दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट बाय ओनली 2.5%। तो रिटेल डिपॉजिटर सेफ डिपॉजिट के लिए 5 + 2.5 7.5, और अनस्टेबल डिपॉजिट्स के लिए 5 + 2.5 10 + 2.5 12.5। यू कैन नॉट लेंड 100 रुपीज़ अगर मिला आपको डिपॉजिट, उसमें आप 87.5 ही लोन में दे सकते हो, 12.5 यू हैव टू कीप इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन कहाँ पर हमको छप्पर फाड़ के फायदा मिला? नोबडी हैड एक्सपेक्टेड कि होलसेल डिपॉजिट्स में कुछ फर्क आएगा। होलसेल डिपॉजिट्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जिसमें 40% ओनली वाज द यू हैव टू कीप इन HQLA, 60% लेंड कर सकते थे, क्योंकि एक्सपीरियंस था कि कॉर्पोरेट्स इतना निकालते नहीं है पैसे। सेकेंड था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिपॉजिट्स, जो 100% तुम लेंड नहीं कर सकते हो, सारे पैसे लिक्विड में ही डालना चाहिए। और ये अभी PFC, REC, IRDA, ये लोग अपने पैसे आइडल थोड़े ही रखेंगे, वो तो दे विल ऑलवेज बी यूजिंग इट।
एंड फाइनली वाज व्हाट यू कॉल OLE, अदर लीगल एंटिटीज। इसमें थे ये ट्रस्ट्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, ऐसे छोटे ऐसे कैटेगरी था अदर लीगल एंटिटीज। उसके लिए भी 100% था। और बैंक्स ने कभी से रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि इसमें 100% कभी लोग निकालते नहीं हैं। Exactly. अब इसको कम करो, लेकिन वो डिस्कशन में नहीं था। तो कल का सरप्राइज ये था कि हम लोग कहीं और देख रहे हैं, लाइक यू आर लुकिंग एट द हेड ऑफ द लीग टेबल, यू नो, गुजरात टाइटंस है कि दिल्ली कैपिटल है, और फायदा मिला CSK और SRH को, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। टोटल सरप्राइज में RBI सेड अदर लीगल एंटिटीज के लिए जो डिपॉजिट्स आप 100% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखते थे, वो पैसे आप सिर्फ 40% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखो, बाकी के तुम लेंड कर सकते हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज ओवर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अभी 6% उनको निकाल सकते हैं। 6% वर्क्स अकॉर्डिंग टू ICRA अबाउट 2.7 लाख करोड़ की 3 लाख करोड़, विच दे कैन लेंड एज लोन्स। अब फर्क बहुत होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में आप रखो तो क्या 6%, 6.5% मिलता है, आप क्रेडिट कार्ड लोन में दो 18%, 90, इट कैन गो टू एनी लेंथ। लुक एट व्हाट यू आर लूजिंग। सो दैट एक्सप्लेन्स ये रैली। बिल्कुल, दिस एक्सप्लेन्स द रैली। और ये PSU बैंकों में बहुत शानदार रैली हुई। अच्छा वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं, जब लता मैम ने वो टर्म यूज़ किया ना, छप्पर फाड़ के जो पैसा मिला, तो मुझे ना वो एक सुरेंद्र शर्मा का जोक याद आ गया। वो सुरेंद्र शर्मा से किसी ने पूछा कि अगर भगवान आपको छप्पर फाड़ के पैसा दे तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो छप्पर ठीक कराऊंगा और भगवान से कहूँगा थोड़े पैसे और दो ये जो छप्पर ठीक कराया है इसके लिए। तो खैर नहीं, घर ही खरीद लेते हैं छप्पर फाड़ के पैसे। वो देखिए वो जोक है, वो कंजूस आदमी कैसे करता है, वो उसकी बात होती है। वो अब मैंने वीरू से इसलिए बोला क्योंकि सुरेंद्र शर्मा को वीरू जानते होंगे, शायद बाकी लोग शायद उतना उस हद तक ना जानते होंगे जितना मैं और वीरू जानते हैं। तो महिलाएं उनको पसंद करती भी नहीं है, महिलाएं उनको पसंद करती भी नहीं है ना अनुज? हाँ नहीं, वो खैर उसमें नहीं जाते। जस्ट वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड, किसी को मालूम नहीं है कि कौन से बैंक के साथ कितना ट्रस्ट का पैसा है। ये पब्लिक डोमेन में है नहीं, बैंक्स खुद जानते हैं, बिकॉज वो लोग आफ्टर ऑल दे आर कीपिंग द LCR, बट ये पब्लिक नॉलेज नहीं है, इसीलिए देयर इज सो मच ऑफ which stock should you? ऐसा लगता है कि तिरुपति ट्रस्ट must have been with State Bank of Hyderabad, तिरुवनंतपुरम ट्रस्ट must have been with State Bank of Travancore। ऐसे लोग गेस कर रहे हैं, but nobody really knows। बिल्कुल, तो खैर गेस करते हैं लोग कि किसने कितना पैसा डाला है। और खैर अब आप लेंड कर सकते हैं उस पैसे को। देखिए बैंकों का बिजनेस बहुत सिंपल होता है, आपके पास डिपॉजिट आता है और आप उसके बाद उसको लेंड करते हैं। वो दूल्हे राजा में डायलॉग था ना, वो बोलते मैं बैंक का मैनेजर बांकीलाल बोल रहा हूँ, बोले अभी आपके अकाउंट में किसी ने 10 करोड़ रुपए जमा किए? बोले हाँ जमा किए राहुल शर्मा जी ने। अब मेरी तो किस्मत खुल गई, मैं तो छोटी छोटी पार्टियाँ ढूंढ रहा हूँ लोन देने के लिए। अगर वो दूल्हे राजा देखी थी ना वीरू, वो तो उसमें उन्होंने कहा था नहीं वो किस पैसा किसी और को लैंड मत करिएगा, वो पैसा हमारा है। मतलब वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। तो खैर अब बैंकों के पास और नॉर्मली मार्केट का ये उसूल है कि जो चल रहा है न्यूज़ उसी के लिए अच्छी आती रहती है। इस हम बैंक्स चल रहे हैं तो बैंकों पे न्यूज़ अच्छी आती रहेगी और बैंक्स इसी तरीके से और शायद आगे प्रोग्रेस करते रहें। मयूरेश, अगर एक PSU बैंक चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? I think if I had to given a choice, Anuj, I think तो State Bank will remain top of the rack, earnestly. लगता है कि जो बेस स्टेट बैंक ने बनाया है, इवन ऑन दैट बेस, आई थिंक जो नंबर्स आ सकते हैं लोन ग्रोथ के, डिपॉजिट अक्रीशन में जो एक स्टेबिलिटी हमें देखने मिल रही है, जो निम्स में स्टेबिलिटी देखने मिल रही है, जितनी प्रोविजनिंग इन्होंने की है, जो एक क्रेडिट अंडरराइटिंग की वजह से रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स और स्लिपेजेस पे कंट्रोल है, मुझे लगता है आई थिंक जो SMA 1 SMA 2 बुक है, दैट इज लार्जली अंडर कंट्रोल, आउटस्टैंडिंग रिस्ट्रक्चर्ड बुक लार्जली अंडर कंट्रोल, प्रोविजनिंग इज लार्जली कवर्ड। यानी जितनी भी रिकवरीज शायद ये PSU बैंकिंग यूनिवर्स में आएंगे, ये डायरेक्टली बॉटम लाइन पे आएंगे। और इसलिए आई थिंक वैल्यूएशन परस्पेक्टिव एज वेल एज अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी दोनों बहुत साउंड है। अगेन आई थिंक जो लता मैम बता रही थी, आई थिंक फ्रॉम अ ट्रेजरी परस्पेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज बॉन्ड प्राइसेस विल मूव हायर, इवन द AFS बुक ऑन द ट्रेजरी साइड विल ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्रीशन, जो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होता है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर द बिगेस्ट होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरीज एंड देयरफॉर मुझे लगता है आई थिंक स्टेट बैंक लार्जर नेम्स से बैंक ऑफ बड़ौदा मिड कैप नेम्स से बेहतर कर सकते हैं। जी, और यही ट्रेजरी गेन्स इस बार अगर आप देखें, जब अर्निंग्स
मतलब आ ही रही हैं, जब PSU बैंक्स के आएंगे तो उनके लिए एक बड़ा माइलेज क्रिएट करेंगे। लेकिन बट अगर आप एक ट्रेडिंग सेंस रखें तो याद रखिएगा SBI अपने ब्रेकआउट पॉइंट से, ब्रेकआउट पॉइंट था 780, अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपये चल चुका है, और अगर अब मैं आज इंट्राडे हाई से कंपेयर करूँ 53 रुपये। बट रचना जी, प्लेसमेंट PSU बैंक्स की अभी भी अच्छी है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अभी बहुत स्टीम लेफ्ट है इन कंपैरिजन विद निफ्टी बैंक। आपकी राय क्या है, अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या अच्छी तरीके से पॉइज लग रहा है आपको चलने लायक? फॉर इंस्टेंस कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी, कैनरा बैंक की बात करें या इवन बैंक ऑफ बड़ौदा या PNB की अगर बात करें, PNB has given a strong move, similarly Canara Bank, and both of them are now at a resistance. तो शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए इस स्विंग में अभी कुछ खास बचा हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है इन दोनों बैंक में। अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से बात करें तो बोथ ऑफ देम आर लुकिंग अट्रैक्टिव, क्योंकि मीडियम टर्म के चार्ट में दोनों ने अभी रेजिस्टेंस टेक आउट किया, तो हायर स्विंग यहाँ से पॉसिबल है। पर आपका होराइजन जो है, होल्डिंग होराइजन 3 to 6 मंथ्स का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए द स्विंग इज ऑलरेडी प्लेड आउट। अगर आप मीडियम टर्म तक होल्ड करने को रेडी है, देन करीब करीब 20% to 25% की तेजी बन सकती है इन बैंक्स लाइक कैनरा बैंक। कैनरा बैंक मीडियम टर्म के लिए सही लग रहा है फिलहाल। बैंक्स की बात कर रहे हैं तो शानदार तेज़ी है बैंकिंग में। PSUs बैंक में गजब की तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन एक और बैंकिंग स्टॉक है इनफैक्ट इंडसइंड बैंक, अलग ही चाल पकड़े बैठा है आज, जिसमें आज करीब करीब आप देखें तो 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि इंडसइंड बैंक आज का एक्सेंट ऑफ द डे क्यों है, ये समझते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और देखिए, निफ्टी बैंक जब ऑल टाइम हाई पे है, इंडसइंड बैंक स्ट्रगल कर रहा है। ऑब्वियसली इसका कारण हम खोजने जाएं, कुछ दिन पहले ही इंडसइंड बैंक ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि जो डेरिवेटिव लॉसेज हैं वो लगभग 2000 करोड़ के हैं। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है माइक्रो फाइनेंस बुक को लेके। डेरिवेटिव लॉस तो एक इशू था जिसके बारे में रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन अब न्यूज़ रिपोर्ट से सजेस्ट कर रहे हैं कि अर्नस्ट एंड यंग ने बैंक का और एक ऑडिट शुरू कर दिया है, और ये ऑडिट माइक्रो फाइनेंस बुक में गड़बड़ियों को लेके है। 600 करोड़ रुपए तक की गड़बड़ियां माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में हो सकती है, जिसकी जांच अब ऑडिटर्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब ये ऑडिट ऑनगोइंग था FY25 के लिए, तब ऑडिटर्स ने ऑलरेडी मैनेजमेंट को ये चीज़ फ्लैग ऑफ कर दी है। हालांकि जो पूरा नेचर है इस ऑडिट का, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा, क्या ये 600 करोड़ का जो अनसर्टन पोर्शन है क्या राइट ऑफ होगा, क्या इसमें नुकसान और भी हो सकता है बैंक के नेटवर्थ को, ये देखने लायक बातें होंगी। लेकिन क्लियरली जो डेरिवेटिव लॉसेज हैं लगभग 2000 करोड़ के आसपास, उसके ऊपर अभी ये 600 करोड़ रुपए के गड़बड़ी की जो न्यूज़ रिपोर्ट चल रही हैं, उसके चक्कर में आज शेयर में लगभग 5% का डिक्लाइन आप देख रहे हैं। और क्लियरली एक बड़ा अंडर परफॉर्मर आज इंडसइंड बैंक आपको दिखाई पड़ रहा है पूरे के पूरे मार्केट में। बिल्कुल, बड़ा अंडर परफॉर्मर इंडसइंड बैंक। शुक्रिया यतिन जानकारी के लिए। मयूरेश जी, आप बताइए, जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए लगातार आई जा रही है और स्ट्रीट पनिश भी कर रहा है, उसके बाद स्टॉक में आज भारी गिरावट, क्या करना चाहिए स्टॉक में? अभी आपके मतलब रडार पे है या फिर अभी आपने भी इससे दूरी बना रखी है? इट्स नो नो फॉर यू। नहीं, नॉट एट दिस जंक्चर श्रेया जी। एंड अगेन आई थिंक जितनी न्यूज इसको सराउंड कर रही है, आई थिंक जब तक क्लैरिटी नहीं आती ये सारों से क्या निकल के आता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आता है विद दीज ऑडिट्स एज वेल, फाइनली विद एन एग्जैक्ट फिगर एंड एन अप्रॉक्सीमेट फिगर एज वेल, तभी एक अंदाज लगा पाएंगे कि जो हिट ये ऑलरेडी ले चुके हैं पिछले तिमाही के नतीजों में, आर देयर मोर स्केलेटन्स एक्सपेक्टेड टू कम आउट ऑफ द बैग। ऑब्वियसली आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक जैसे मोटा भाई कह रहे थे, आई थिंक द एंटायर बैंक इंडेक्स हैज रैलीड बट नॉट दिस वन। इसलिए थोड़ा आई थिंक दूसरे विकल्प अवेलेबल है, हमें लगता है विद इन द बैंकिंग इंडेक्स इटसेल्फ। जैसे मैं कह रहा था, लार्ज कैप्स में ICICI बैंक बेहतरीन नंबर्स पेश किए हैं। आई थिंक दैट कैन स्टिल बी एक्शनेबल एज फार एज वी सी इट इन मार्केट्स विद इंडिया। मिड कैप प्राइवेट नेम्स में मुझे लगता है, आई थिंक CSB बैंक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रहनी चाहिए, करूर वैश्य बैंक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रहनी चाहिए। सॉलिड ग्रोथ डिलीवर कर सकती है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट अंडरराइटिंग जो अभी तक इन्होंने एग्जिबिट की है, and an interest rate easing cycle along with expectations of better balance sheet growth, ये शायद अर्निंग्स को सहारा देंगी, स्पेसिफिकली ROEs। तो ये लगता है, आई थिंक बेहतर विकल्प अवेलेबल है rather than इंडसइंड बैंक एट दिस स्टेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस साल केमिकल शेयरों में तगड़ा एक्शन रहा है। नवीन फ्लोरीन और SRF जैसे शेयर इस साल 30% से ज़्यादा चढ़े हैं। चीन पर टैरिफ अटैक से भी ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री की तस्वीर बदली है। केमिकल सेक्टर का आगे के लिए आउटलुक कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ
अजय जोशी केमिकल्स के फाउंडर अजय जोशी मौजूद हैं और यहाँ पर आई थिंक ये कहना मेरे लिए लाजमी होगा कि अजय जी ने सबसे पहले शायद 3 महीने पहले या 4 महीने पहले हमारी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि केमिकल शेयरों में एक क्लियर बॉटम उन्हें नज़र आ रहा है और अर्निंग्स में काफ़ी कंपनियाँ सरप्राइज़ कर सकती हैं और काफ़ी स्टॉक्स में पोटेंशियल नज़र आ रहा है उन्हें। अजय जी गुड आफ्टरनून। आपने वो बहुत सही पकड़ा था उस समय केमिकल शेयरों का जो टर्न अराउंड था, क्या देखा था आपने ऐसा और अब ये मूव जो प्ले आउट हुआ है उसके बाद अब क्या व्यू होगा? जी अनुज जी, आई थिंक देखिए स्ट्रीट कस्टमर्स से सारी इंफॉर्मेशन हमको आती है। सो कस्टमर्स पहले नब्ज पकड़ते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है विद रिगार्ड टू प्राइसिंग और डिमांड को लेकर के। तो जैसा अभी आप इनफैक्ट डिस्कशन में जो भी कर रहे थे वो सुरेंद्र शर्मा जी का छप्पर फाड़ के वाला, तो वही हिसाब केमिकल सेक्टर में भी अभी चल रहा है। काफी तगड़ी हमें ग्रोथ देखने को मिली है पिछले क्वार्टर में। कंपनीज लाइक जुबिलेंट इंग्रेविया हो गई, 122% उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपोर्ट में सर्च दर्ज करा है। प्रीवी स्पेशलिटी हो गई, क्लीन साइंस, विनिती, इन सब कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। सो जब यूएस चाइना का जो जियोपॉलिटिकल टेरिफ वॉर चल रहा था तो यूएस के कस्टमर्स ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। सो पर्टिकुलरली कस्टमर्स जिनको अंदेशा था, जिनकी चाइनीज सप्लाई डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, सो ऑलरेडी उन्होंने फॉरवर्ड ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर दिए थे इंडियन कंपनीज के ऊपर। सो इसका बेनिफिट अच्छा खासा इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिला है। कंपनीज जुबिलेंट हो गई, फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, एसआरएफ हो गया, देन प्रीवी स्पेशलिटी हो गया, विनिती ऑर्गेनिक्स हो गया, इन सब कंपनीज को। और मौजूदा क्वार्टर में भी ये बना रहेगा। इस क्वार्टर में भी हमें रिकॉर्ड एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखने को मिलेगा कंपनीज से। इनफैक्ट एग्रोकेमिकल कंपनीज भी जो यूएस मार्केट को केटर करती है, कंपनीज जैसे कि यूपीएल जिनका यूएस से रेवेन्यू पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा बढ़ा है, उनको काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अब ट्रम्प साहब ने इतने ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं चाइना पे कि बेसिकली उनका ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो गया है। सो काफी कस्टमर्स जो सिचुएशन को देख रहे थे कि अब क्या होगा, वो भी अब इंडिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। सो ये कहते हैं ना, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा। तो यूएस चाइना की जो जियोपॉलिटिकल वॉर चल रही है, इंडियन केमिकल कंपनीज ने काफी अच्छा फायदा उठाया है। अच्छा अजय जी, ये गुजरात एल्कलीज को आपको ट्रैक करते हैं क्या? इसमें भी बड़ा एक मूव आया 661 पे पिछले लगभग इसमें 30% का स्विंग आ चुका है। इन्होंने भी अपने नए प्लान से डिस्पैच शुरू कर दिए हैं, इस पर आपका टेक? जी, गुजरात एल्कलीज का एक तो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, क्लोर एल्कली सोडा ऐश का बिजनेस, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड का बिजनेस। सो गुजरात एल्कलीज के लिए प्लांट यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ा है। पर्टिकुलरली उनके जिस फॉस्फोरिक एसिड वाले प्लांट का यूटिलाइजेशन मोर देन 100% हो गया है उनका, तो विच इज अ गुड न्यूज। और वो एक केपेक्स भी अभी प्लान कर रहे हैं टू फर्दर डाइवर्सिफाई इनटू डाउनस्ट्रीम स्पेशलिटी केमिकल। अभी वो एक कमोडिटी केमिकल कंपनी की तरह है, बट अभी उनका एक नया केपेक्स आएगा जो फर्दर स्पेशलिटीज की तरफ जाएगा। सो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो गुजरात एल्कलीज को बेनिफिट कर रहे हैं। प्राइसिंग इनकी काफी इंप्रूव हुई है, वॉल्यूम में अच्छा खासा उछाल आया है डोमेस्टिकली। सो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो गुजरात एल्कलीज के लिए अभी रिसेंट टाइम में। इस क्वार्टर में भी ये सारी चीजें मौजूद रहेंगी इस कंपनी के साथ। जी अजय जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आप केमिकल स्टॉक्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं इस क्वार्टर को लेकर भी, तो इसका मद्देनज़र कोई एक ऐसा पर्टिकुलर काउंटर जो आपको अच्छा लगता हो जहाँ पे बेट लग सकती, तो वो कौन सा होगा? जी, दो सेगमेंट हैं। एक तो सीआरडीएमओ में जुबिलेंट इंग्रेविया, क्योंकि उनका काफी यूनिक केमिस्ट्री है, पेरिडीन केमिस्ट्री, जो दुनिया में केवल 2 ही कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना। क्योंकि अब चाइना बिल्कुल ही नॉन कम्पिटिटिव हो गया है विद रिगार्ड टू यूएस मार्केट, एंड यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेरिडीन डेरिवेटिव्स और नाइसिनामाइड। सो जुबिलेंट को अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा नए ऑर्डर्स में। साथ ही साथ जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं यूएस में, उनके उधर भी उनका सप्लाई शेयर बढ़ेगा। दूसरा है फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस सेगमेंट की कंपनीज जैसे कि प्रीवी स्पेशलिटीज, कंपनीज जैसे कि एसएच केलकर जिसको केवा भी बोलते हैं, इनका काफी अच्छा हमें रेवेन्यू देखने को मिलेगा। क्योंकि यूएस मार्केट में भी और यूरोप मार्केट में भी काफी ज्यादा नए कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंपनीज को मिल रहे हैं, क्योंकि यूरोप में प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गई है। सो वो भी काफी ज्यादा आउटसोर्सिंग कर रहे हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। सो सीआरडीएमओ और फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस कंपनीज को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगले 1 से 1.5 साल के दौरान। ये 2 सेक्टर काफी ज्यादा इमर्ज होंगे इंडिया से। अच्छा, एक आपने आरती इंडस्ट्रीज के बारे में भी पहले एक बार जिक्र किया था। सबसे ज़्यादा पेन इसी स्टॉक ने झेला था, यहाँ कुछ टर्न अराउंड के साइंस हैं क्या? अनफॉर्चुनेटली आरती इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट रेवेन्यू स्प्लिट है
वो काफी ज्यादा टिल्टेड है एक दो प्रोडक्ट्स के लिए, पर्टिकुलरली उनका जो मोनोमिथाइल एनिलीन है। उस प्रोडक्ट में एटलीस्ट अगले 6 से 8 महीने में ना मुझे वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है, ना मुझे वैल्यू ग्रोथ, प्राइसिंग इंप्रूवमेंट या मार्जिन ग्रोथ दिख रही है। सो आरती के लिए तो वो पेन कंटिन्यू ही करेगा। ऑन द अदर साइड आरती के जो एनिलीन डेरिवेटिव्स हैं उसमें एक नया कंपटीशन अभी मिडिल ईस्ट से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से। सो वंस वो प्लेयर आ जाता है देन आरती का जो रशिया मार्केट है उस मार्केट को भी वो हैम्पर करेगा। सो आरती के लिए आई डोंट सी अ गुड टाइम एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। आई थिंक कंपनी को नए केपेक्स मेजर टर्न अराउंड की जरूरत है, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। अदरवाइज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से तो कंपनी के लिए ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं। पर अजय जी, ये मुझे जो एक चीज़ थोड़ा सा डरा रही है, स्पेशली फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स, इज दैट चाइनीज़ डंपिंग फियर्स। आप इससे सहमत हैं क्या अगले 2-3 महीने 4 महीने के लिए? जी, चाइनीज डंपिंग डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलेगी, मिडिल ईस्ट हो गया, आसियान हो गया। मगर इसमें एक डेवलपमेंट जो और हो रहा है वो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट। अगर वो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो यूरोप इज अ बिग कंजम्पशन सेंटर केमिकल्स का, जहां चाइना फिर डंप नहीं कर पाएगा वहां भी इंडिया को एडवांटेज मिलेगा। सो अगर यूएस और यूरोप मार्केट इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर्स कैप्चर कर लेते हैं देन चाइनीज डंपिंग उनको अफेक्ट नहीं करेगी। बट चाइनीज डंपिंग डेफिनेटली अफेक्ट करने वाली है एग्रोकेमिकल एक्सपोर्टर्स को जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, ब्राजील एंड ऑल दोज कंजम्पशन सेंटर्स, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा कंजम्पशन सेंटर जो है एग्रोकेमिकल्स का वो लैटिन अमेरिका ही है। उधर ऑलरेडी ब्राजील चाइना का एफटीए साइन हो चुका है, चाइनीज कंपनीज ने ऑलरेडी वहां इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए हैं। सो लैटिन अमेरिका एज अ मार्केट डेफिनेटली हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट यूरोप एंड अमेरिका को लेकर के एटलीस्ट आई एम कॉन्फिडेंट कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। अच्छा अजय जी, जो अगर आप देखें रेवेन्यू, जो कंपनियां सबसे अधिक यूएस से लेके आती हैं उसमें से एक पीआई इंडस्ट्रीज भी है ना? पीआई पे आपका टेक क्या है? आई मीन स्पेशली इस स्टैट्स के मद्देनजर से द टॉप मोस्ट आई थिंक रेवेन्यूज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूएस, पीआई पे आपका टेक क्या है? जी, पीआई का ये रेवेन्यू आता है पायरोक्सिसल्फोन से, जो वो कुमियाई के लिए बनाते हैं उधर। सो कुमियाई का जो ये प्रोडक्ट है, ऑल्दो इसका पेटेंट तो एक्सपायर अभी हो रहा है इस साल यूएस में, मगर इसका फॉर्मुलेशन पेटेंट 2034 में एक्सपायर होगा। सो पीआई के साल अभी पे पास अभी 8-9 साल हैं टू कंटिन्यू यूएस सेल्स। मगर अनफॉर्चुनेटली पायरोक्सिसल्फोन का जो डिमांड है यूएस में वो थोड़ा सा अभी घट रहा है, क्योंकि जो कुमियाई जो पायरोक्सिसल्फोन खरीदती है पीआई से बनवा करके, उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस में थोड़ी सी कटौती करी है। सो पीआई के लिए थोड़ा बहुत वैल्यू एंड मार्जिन्स में हिट देखने को मिलेगा, मगर वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो मेंटेन रख पाएंगे। बट पीआई को इस प्रोडक्ट से डाइवर्सिफाई करना होगा। अगेन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी 70-80% डिपेंडेंसी उनकी यूएस रेवेन्यू की इसी प्रोडक्ट से है। सो ये प्रोडक्ट से उन्हें जल्दी से हटना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट में डिमांड धीरे धीरे कम आती जा रही है। प्रोबेबली नई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी कॉम्पिटिशन कंपनीज जो इस प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब तक पायरोक्सिसल्फोन पे पीआई की डिपेंडेंसी है, थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन रहेगी कंपनी के लिए, वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि एक ही कस्टमर है, एक ही प्रोडक्ट है जो यूएस में जा रहा है। अजय जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, हालांकि आपने इस पे थोड़ा जिक्र किया भी, लेकिन डिटेल में जानना चाहूंगी। पोस्ट चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इंडिया कैसे प्लेस्ड है ग्लोबल केमिकल सप्लाई चेन में? जी, अभी इंडिया के पास टाइम है केपेक्स करने का नया नया। अदरवाइज इंडिया में जो केमिकल सप्लाई चेन है ना, काफी ज्यादा स्कैटर्ड है। हम लोग लेट्स से आलू नहीं उगाते हैं, बट वी मेक बॉइल्ड पोटैटोज, फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, उसके लिए बॉइल्ड आलू हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलर एनालॉजी आप केमिकल्स में लगाइए, रॉ मटेरियल्स हमारे पास है नहीं, बीच के कुछ केमिकल हम बनाते हैं, फिर वापस एंड के केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक अब इंडियन कंपनीज को केपेक्स करना होगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द केमिकल्स वैल्यू चेन। रेप्लिकेट करना होगा चाइनीज मॉडल, जिस हिसाब से चाइनीज कंपनीज इतनी कॉम्पिटिटिव है आज के टाइम में, वही मॉडल इंडिया अगर रेप्लिकेट करेगा, और वो केवल केपेक्स से होगा। हमारी कंपनीज को इन्वेस्ट करना होगा, प्लस आवर गवर्नमेंट नीड्स टू इनवाइट फॉरेन प्लेयर्स, मिडिल ईस्टर्न कंपनीज, यूएस कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो। अभी तक की सारी कंपनीज चाइना में ही केपेक्स करती थी, बट विद द न्यू जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स अगर इंडिया में ही कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी केपेक्स में, सो डेफिनेटली इंडिया इज एक एक्सपोर्ट हब की तरह भी उभरेगा, जहां लोकल एज वेल एज एमएनसी कंपनीज सप्लाई हब की तरह से यूज कर पाएंगी। क्या कहा आपने? हम बॉइल्ड एग इंपोर्ट, बॉइल्ड आलू इंपोर्ट कर रहे हैं? मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था उसको। जी अनुज जी, एनालॉजी ये है कि जैसे केमिकल्स में ना
हमारे मेन रॉ मटेरियल्स हम लोग नहीं बनाते हैं, रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, बट बीच के कुछ केमिकल बनाते हैं। सो मैं ठीक है। एनालॉजी कनेक्ट कर रहा था कि अगर हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो इंडिया इज लाइक अ कंट्री जो आलू इंपोर्ट कर रहा है, तो आलू हमें उगाना पड़ेगा इधर, केमिकल्स के रॉ मटेरियल बैकवर्ड भी हमें बनाने पड़ेंगे इधर, तभी हम लोग कॉस्ट कंपेटिटिव हो पाएंगे। वैसे फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने चाहिए ज़्यादा, वो थोड़ा सा अनहेल्दी होता है और मेरे बच्चे बहुत खाते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ, तो ये एनालॉजी दूंगा बट अनुजी उनको। पैसे फ्रेंच फ्राइज से ही आती है ना, बॉइल्ड आलू से कहाँ पैसे बनता है। हाँ वही, नहीं वो तो है खैर। अरे वो आजकल तो कुछ नया शुरू हुआ है, वो आ- आलू को ऐसे वो घुमा के उसको कुछ तेल में डाल के उस पर अलग अलग मसाला डाल के वो एक आलू 150 रुपये का बिकता है, तो खैर वो भी चाइना से ही आया है। जब मैं चाइना जाता था नहीं, 2021-22 में, उधर बहुत पॉपुलर होता था वो। चाइना में दिमाग, चाइना में ही है सबसे ज़्यादा, वही दिमाग लगाते हैं। अब मतलब हमारी होली के पिचकारी गुब्बारे भी चाइना ही बना रहा है, तो दिमाग तो है वहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर, टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बहती जी जुड़े हमारे साथ। बहती जी गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये 2800 का एक क्लस्टर है ऑप्शन राइटर का, उसके ऊपर निकल रहा है और आज हमने देखा अप्रैल और मई दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलाकर करीब करीब 2 लाख कॉल राइटर्स पोजीशंस क्लोज करते हुए देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा अपसर्ज देखने मिल सकता है M&M में। 2770 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 2870 और 2930 2930 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, हाँ, M&M आपकी स्क्रीन पे 2815 पे आपका बाय कॉल। M&M आज सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे और पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन सोनी पटनायक जी के सौजन्य से आएगा और दूसरा ट्रेड रचना वैद्य जी F&O सुपरस्टार पिक करेंगे और चार्ट के चमत्कार मानस जायसवाल और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी जी पिक करेंगे आज। सोनी जी बताइए क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ जाइडस लाइफ में मई सीरीज की 900 कॉल ऑप्शन, जो कि अभी करीबन 20 रुपए 50 पैसे 20 रुपए ये रेंज पे चल रही है। इस रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 14 रुपए का। पहला टारगेट है 28, दूसरा टारगेट है 32। और थोड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यहाँ पे दे रही हूँ बिकॉज न्यू सीरीज है, सो थीटा प्ले अभी यहाँ पे नहीं एक्टिव है, यहाँ पे प्रीमियम डीके का भी टेंशन नहीं है। और हमें लगता है कि यहाँ पे जो रिवर्सल दिखाया है जाइडस लाइफ में, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस और डेली चार्ट्स है। 850 की पुट में काफी राइटिंग हो रही है, बेस बढ़ रहा है, सो ये रिवर्सल टुवर्ड्स 880 900 लेवल्स अगले 2 से 3 दिन के अंदर नजर आ सकती है। सो यहाँ पे इसलिए 900 की कॉल ऑप्शन मई सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 28 और 32 टारगेट्स के लिए। स्लाइड सस्ता ऑप्शन के लिए F&O सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य जी के पास चलते। बताइए रचना जी, आपका F&O सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से हुडको में हम शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स को, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को। इसके फ्यूचर्स में आज एक पहली बात तो ये कि वो पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख के बैठा हुआ है एंड ऑन टॉप ऑफ इट आज अपर लेवल से अच्छा खासा प्राइस में रिजेक्शन दिख रहा है, तो इसलिए हम इसके फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। फिलहाल 232 पे बैठा हुआ है। अगर ये 235 के नीचे रहेगा जब तक, तो यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है, जो इस काउंटर को 229 एंड इवन 227 की तरफ लेके जा सकती है। ओके चलिए, इस मार्केट में भी अगर बेयर्स का झंडा पकड़कर कोई है इस मार्केट में तो रचना जी हैं, और जहां मौका मिला वहां शॉर्ट ट्रेड रचना जी ने आखिरकार निकाली ली। एक हुडको में शॉर्ट ट्रेड आपको ढूंढना है। अब मानस के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। मानस बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए अनुज जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया स्टॉक ने, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक प्ले बनता है। 2064 के स्टॉप लॉस से गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की जा सकती है और 2150 2150 के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 2100 वाला मई मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 115 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 99 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 145 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, ये हो गया गोदरेज प्रॉपर्टी। चलते हैं आपके मिड कैप फंडा के लिए। आज का मिड कैप फंडा मयूरेश जी की सूरत से आएगा। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा? तो राडिको खेतान काफी पसंद आ रहा है। हमें लगता है जो वॉल्यूम्स रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम पिछले तिमाही में काफी शानदार रहे हैं, दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इन द हाईएस्ट सेल्स और EBITDA
जो कंपनी ने पोस्ट की है। ऑब्वियसली इनके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं और जो प्रीमियमाइजेशन है, ये वॉल्यूम से लगभग 50% के आसपास है। रेवेन्यू में 71% की कंट्रीब्यूशन है। इवन विद इन प्रीमियम, आई थिंक जो सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो अल्ट्रा प्रीमियम है, इनकी टॉप लाइन या सेल्स ग्रोथ मैनेजमेंट को लगता है कि 500 करोड़ के ऊपर निकल जाएगी FY26 में। विद दे विल क्लोज अराउंड 300-350 करोड़ इन दिस ईयर। तो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ प्रीमियमाइजेशन के वजह से, प्राइस रियलाइजेशन के वजह से नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो सकता है। नेट डेट स्टेबल रही है। मुझे लगता है थिंक जैसे वॉल्यूम ग्रोथ और कैश फ्लोज में इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द केपेक्स इज लार्जली डन नाउ। काफी कुछ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं मार्केट में, एंड मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस लोकल मार्केट्स में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज नेट डेट लेवल्स भी अच्छी खासी कम होती जाएंगी, विच विल रिफ्लेक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियो, स्पेसिफिकली ROEs जो मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं। रेटिंग्स, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग काफी तगड़ी है। हमें लगता है वॉल्यूम, डिमांड और अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी बिल्कुल मेंटेन रह सकती है अगले कुछ तिमाहियों तक। राडी को कहता काफी पसंद, ये पसंद आ रहा है मयूरेश को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टील शेयरों की, जहां पर आज अच्छी तेज़ी है। ब्रोकर्स भी स्टील शेयरों पर काफ़ी बुलिश हैं, ये समझते हैं। श्रेया से, श्रेया बताइए। बिल्कुल अच्छी तेज़ी है आज स्टील स्टॉक्स में। आप देख लीजिए जिंदल स्टील, सेल, साथ ही JSW स्टील, सभी में अच्छी खासी तेज़ी, लेकिन अपने हाई साइड से थोड़े से फिसले हैं। मेटल इंडेक्स ही देख लें आप, शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा था, लेकिन वहाँ से थोड़े से फिसल कर ही अभी कामकाज कर रहे हैं। खबर क्या है तो सरकार ने स्टील पर 12% का सेफगार्ड ड्यूटी लगा दिया, जो कि आज से इफेक्टिव हो गया है। 200 दिनों तक ये जारी रहेगा। स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से स्टील स्टॉक्स को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा, लेकिन आखिर ये ड्यूटी लगाया क्यों गया, ये इंपोर्ट ड्यूटी? तो इसकी वजह है इंपोर्ट शिपमेंट में अचानक से बढ़ोतरी को रोकने के लिए ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा, किन प्रोडक्ट्स पर ये ड्यूटी लगेगी वो भी आपके स्क्रीन पर इस वक्त रख देती हूँ। हॉट रोल्ड कॉइल्स, दैट इज HRC, शीट प्लेट, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और मेटेलिक कलर कोटेड स्टील जैसे प्रोडक्ट्स पर ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी। अब मॉर्गन स्टैनली ने इस खबर को बहुत ही पॉजिटिव लिया है। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से, नियर टर्म के लिहाज से आप देखें तो ये स्टॉक्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और वो रिएक्शन हमें रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आया स्टॉक्स में। उनका मानना है कि डोमेस्टिक HRC प्राइसेस फिलहाल आप देखें इंपोर्ट पैरिटी लेवल के मुकाबले 18% प्रीमियम पर है, और सेफगार्ड ड्यूटी लगाने के बाद भी घरेलू स्टील की कीमतें इंपोर्ट पैरिटी के मुकाबले 5% प्रीमियम पर कारोबार कर रही है। तो घरेलू स्टील की कीमतों में उछाल का कोई मामला नहीं बनता यहाँ पे, और ये स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबर है, जो कि आज हमने स्क्रीन पर होते हुए देखी भी। ओके चलिए, तो ये बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यही हुई कि रैली में सेलिंग आ गई। कुछ हद तक शायद मार्केट को एक्सपेक्टेड था, उस वजह से एक यहाँ पर सेलिंग आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम शो में, आई थिंक प्रीव्यूज़ करते हैं। कल आने वाले नंबर्स में निफ्टी में टाटा कंज्यूमर और LTI माइंट्री है, साथ ही F&O के भी 3 नंबर्स हैं। इन पर हमारे साथ आशीष वर्मा और दीपाली राणा ही जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि नंबर्स कैसे रहेंगे। तो पहले दीपाली के पास चलते हैं और टाटा कंज्यूमर के नंबर्स की बात करते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? नंबर्स रेवेन्यू फ्रंट पर आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी पर ये अपने FMCG पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर सकती है कंपनी। नंबर्स देखें तो सेल्स में 16% की ग्रोथ आ सकती है वाईवाई बेसिस पे, वहीं जो मुनाफा है वो 18% घटकर आ सकता है, हालांकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो आगे बताएंगे। एबिटा 590 करोड़ एक्सपेक्टेड है, 629 करोड़ से घटकर, और एबिटा मार्जिन 16% से घटकर 12.9% पर आ सकते हैं। हालांकि अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पर देखेंगे तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। मार्जिन फ्रंट पर भी यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट 12.7% से बढ़कर मार्जिन 12.9% पर आ सकते हैं। दरअसल अगर प्रॉफिट की बात करें तो जो कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया की कंपनी ने एक्विजिशन की थी, उसकी वजह से जो अमोर्टाइजेशन चार्जेस हैं उसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही पिछले क्वार्टर में जो टैक्स रेट था वो लोअर साइड पर था, इस बार ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की थी US में, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा 18% डी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अदरवाइज नंबर
नंबर्स अगर आप रेवेन्यू फ्रंट पर देखेंगे तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। जो फूड बिजनेस है वहाँ पर 14% की ग्रोथ आ सकती है। सॉल्ट बिजनेस में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है, वो मेंटेन होगी। 10% की ग्रोथ सालाना आधार पर सॉल्ट बिजनेस में भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो डोमेस्टिक बिजनेस लीड करेगा इस बार की ग्रोथ को। वहीं अगर इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो अमेरिका में जो कारोबार है कंपनी का, वहाँ पर 1% के आसपास की ग्रोथ सीसी टर्म्स में देखने को मिलेगी, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस रहेगी यूके बिजनेस में 5 से 6% की। तो जो ग्रोथ अमेरिका में दिखाई दे रही है वो सारी यूके की ग्रोथ, यूके में जो डी ग्रोथ देखने को मिल रही है उसका बेनिफिट आता हुआ नहीं दिखेगा जो कि यूएस में हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मार्जिन्स जो प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं वो टी इन्फ्लेशन की वजह से। दरअसल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वहाँ पर 20 से 30% की इजाफा रहा है। कंपनियों ने प्राइस हाइक किया है लेकिन उस रेशियो में नहीं किया है, 5 से 10% तक प्राइस हाइक किया है। तो पूरी तरीके से जो इम्पैक्ट आ रहा है इसीलिए वो मार्जिन्स पर आ रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो नंबर्स डोमेस्टिक फ्रंट पर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या रहेगा, किन फैक्टर्स पर नजर रहेगी इस बार के अर्निंग्स में? तो मेट्रो सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में डिमांड कैसी है उस पर इंपॉर्टेंट रहेगा आउटलुक। जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है उसको लेकर ट्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं टी कॉफ़ी बिजनेस में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो उसको कैसे टैकल करेगी कंपनी, क्या प्लान्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के मैनेजमेंट कॉमेंट्री में। बट नंबर्स रेवेन्यू फ्रंट पर अच्छे एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू फ्रंट पे नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है टाटा कंज्यूमर के। शुक्रिया दीपाली। लेकिन अब एलटीआई माइंडट्री की भी बात कर लेते हैं। देखिए आईटी इंडेक्स पे तो दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन एलटीआई माइंडट्री आप देखिए रिजल्ट्स पहले आधा फीसदी करीब तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट कैसे रह सकते हैं ये समझते हैं आशीष जी से। आशीष जी बताइए रिजल्ट कैसे रह सकते हैं? चौथी तिमाही में एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेंट करेंसी आय में जो उछाल है तिमाही दर तिमाही लार्जली फ्लैट रहेगा। अब अलग अलग फैक्टर्स हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो वर्टिकल है वो अच्छा कर रहा है, इनके लिए अच्छा करेगा इस क्वार्टर में। पर एक दिक्कत आएगी, इनको एक रेसिडुअल इम्पैक्ट है, इनके टॉप क्लाइंट को प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स पास ऑन करने, उसके 1 महीने का इम्पैक्ट आना है। तो वो इसीलिए आय शायद फ्लैट रहे बावजूद इसके कि बीएफएसआई अच्छा कर रहा होगा। इवन मार्जिन्स के फ्रंट पे फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होंगी, करेंसी बेनिफिट्स होंगे, यानी कि रुपया जो कमजोर हुआ उसका फायदा मिल रहा होगा, पर क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी पास थ्रू उसे ऑफसेट कर रहा होगा। और प्लस इस क्वार्टर Q4 में बिलिंग डेज रिड्यूस्ड रहते हैं, नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम रहते हैं, तो इसीलिए सबका इंपैक्ट ये होना है कि शायद मार्जिन्स फ्लैट नजर आए। अदर इनकम Q on Q गिर रही होगी, पर लास्ट क्वार्टर बहुत तगड़ी डील विंस थी। लार्जली स्ट्रीट मान रहा है कि इस क्वार्टर में भी वो डील बैक करने का मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा होगा। बहुत सारी चीजें जिस पे नजर होगी, पर वो जेनरिक सी हैं। एक इंपॉर्टेंट जो है कि जो नए सीईओ डेजिग्नेट हुए हैं उनकी अगर ग्रोथ स्ट्रैटेजी उससे रिलेटेड कोई अपडेट्स आए, यानी कि कोई स्ट्रैटेजी डिस्कशन हुआ, तो स्ट्रीट उस पर खास तौर पे नजर रखने वाली है। तो वो एक की कैटलिस्ट होगा इन नंबर्स में। ओके आशीष, शुक्रिया आपका, और दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली ने इनफैक्ट पहले टाटा कंज्यूमर की बात की, फिर एलटीआई माइंडट्री पे आते हैं। एलटीआई माइंडट्री जो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेशन है, हालांकि याद रखिएगा वो काफ़ी हद तक इसकी जो पोजिशनिंग है वो प्री नंबर्स स्ट्रॉन्ग थी। मतलब आप एक वर्टिकल राइज था, 7 अप्रैल को इसका भाव था करीब 1013, नाउ इट्स 1138, तो बड़ा मूव एंड मोर देन मेरे ख्याल से 13% ऑलरेडी आ चुका है। बट स्टिल टाटा कंज्यूमर को आप कैसे रीड करते हैं जतिन? 1139 पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ, मतलब बेस्ट केस में क्या मिल सकता है टाटा कंज्यूमर में आपको चार्ट्स पे? देखिए, अगर जो टाटा कंज्यूमर की बात करूँ तो ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन अभी इसमें अगर जो मैं अपसाइड में देखूँ तो 1170 तक का एक अपसाइड है। तकरीबन करंट स्तरों से 30-35 रुपीस का अपसाइड पॉसिबल है, जहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी है तो वो एक स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए 1120 के आसपास, और ऊपर में टारगेट जो एक्सपेक्टेड है 1170 तक के है। ओके, मीनवाइल आप एक बार सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट देखिए, पिछले 10 मिनट का इंट्राडे चार्ट देखिए, बहुत फैसिनेटिंग है। और क्लियर ऑप्शन राइटर्स किस तरीके से दोनों साइड ट्रैप किया गया। मार्केट में एक समय लगा कि ब्रेकडाउन आ रहा है, फिर लगा कि नहीं वापस ब्रेकआउट आ रहा है, और वापस मार्केट उसी रेंज में आ गया। तो 79,600 की कॉल और 79,500 की पुट, लगता है दोनों ज़ीरो होने की
तैयारी कर रहे हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप भी रहा। खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब इस मार्केट के मोमेंटम को कैसे अप्रोच करें ये समझने के लिए गुरमीत चड्ढा जुड़े, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO हैं गुरमीत। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट की रैली को लीड किया आखिरकार आपके सबसे फेवरेट स्टॉक ने, HDFC बैंक। उसी से शुरुआत कर लेते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस मूव को और अब क्या करें यहाँ पर? मतलब बहुत बहुत देर लगा दी बैंक ने, आई थिंक। मेरे पास तो 2000 बेटर लेट देन नेवर। क्या ना, बिल्कुल ठीक है। और यही होता है अनुज, क्योंकि हर बार मार्केट की रिकवरी में नए सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमने देखा है हर बार। आप देखिए 22 और 23 में PSU डिफेंस किसी ने नहीं बोला, सोचा होगा कि इतने इतने अच्छा रिटर्न आएगा, रैली लीड करेगा। सिमिलरली बैंक्स ने बिल्कुल 2-3 साल अंडर परफॉर्म नहीं किया। बजाज फाइनेंस 6,000 रुपये में अवेलेबल था आज से 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो फाइनेंशियल्स ने परफॉर्म किया क्योंकि RBI एकदम से पिवट हुआ। और हमने चर्चा करी थी कि खाली रेट कट नहीं हुआ, माइक्रो मैनेजमेंट जो RBI कर रहा था, जो रिस्क वेट थे NBFCs और MFIs के, आज LCR की गाइडलाइंस में आप देखिए रन ऑफ में वेवर दिया है। तो मैसिव लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ, रेट कट हुआ, पूरा एक स्टांस अप्रोच बदली। और फाइनेंशियल्स क्योंकि वैल्यूएशंस रीजनेबल थे, तो मुझे लगता है नियर टर्म में शायद अभी भी थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा अगर थोड़े बहुत डिप्स मिलते हैं। तो फाइनेंशियल्स अभी भी मेरे लिए बाय ऑन डिप्स हैं। हालांकि शायद 60-70% जो नियर टर्म रिटर्न आना था वो शायद मुझे ऐसा लगता है प्राइस में आ जाता है बाजार, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग होता है। बट थोड़ा सा मुझे लगता है एक्शन शिफ्ट होगा और NBFCs में जैसे जैसे नतीजे आएंगे। और अब मार्केट एसेट क्वालिटी को डिफरेंशिएट करेगा अनु। जैसे इंडस्ट्री, जैसे अगर कहीं एक्सीडेंट्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियोज में, MFIs में, या कहीं और पोर्टफोलियो में अनसिक्योर्ड लोन में, तो मार्केट उसको पनिश करेगा। आपने देखिए क्लियर डिफरेंशिएशन बनाया है मार्केट ने, इंडसइंड हो गया या RBL है, जहां भी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स है, या कुछ PSUs है। और जहां पे एसेट क्वालिटी अच्छी है, प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी है, चाहे वो ICICI HDFC है, वहां पे मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। फेडरल बैंक मुझे ऐसा लगता है ये उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे शायद ICICI था जब लीडरशिप चेंज हुआ था। बहुत अच्छी टीम बिल्ड हो रही है। बैंक डाइवर्सिफाई कर रहा है, कासा पे वर्क कर रहे हैं, रिटेल लेंडिंग पे वर्क कर रहे हैं, साउथ बेस्ड बैंक से पैन इंडिया प्रेजेंस बना रहे हैं। लीडरशिप मिस्टर मनियन बहुत बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बैंक वेटरन है, कोटक को खड़ा किया उन्होंने। और वैल्यूएशन अभी भी 1.2 1.3 बुक है। तो यहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। बाकी मुझे लगता है इन लाइन विद मार्केट रिटर्न शायद फाइनेंशियल्स देंगे यहाँ से। अच्छा गुरमीत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी FMCG में आप लोगों ने कुछ बाय किया क्या? आई मीन कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस बार आप एक अच्छा मानसून एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी डिस्पोजल इनकम का बढ़ना, इस प्राइस पे कुछ FMCG ऐड किया आपने? हमने अभी जो आपको याद होगा टाटा कंज्यूमर और ITC पे चर्चा करी थी FMCG में कि ये हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो BPC है, ब्यूटी पर्सनल केयर, वहाँ पे नॉर्मल कॉस्मेटिक्स में हमें एक थोड़ा सा सैचुरेशन दिखता है, लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखती है। लेकिन जो फूड बिजनेस है, बेवरेज बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि नए SKUs क्रिएट हो रहे हैं, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ई-कॉमर्स का इम्पैक्ट है। तो हमने अभी ITC और ऐड किया है, क्योंकि ये एक स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है। बाकी जगह आप देखिए टाटा कंज्यूमर 900 से लगभग 1150 1200 के रेंज में आ गया है। बाकी सारे स्टॉक्स भी चल पड़े हैं, जैसे मिसेस वेक्टर है, जो अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे मिड और स्मॉल कैप में। ITC मुझे ऐसे लगता है एक थोड़ा सा कंसर्न है सिगरेट की ड्यूटीज को लेके, और एक थोड़ा सा ओवरहैंग भी रहा है सप्लाई प्रेशर का। तो मुझे लगता है रीजनेबली वैल्यूड है। और हम कंजम्पशन में टू व्हीलर्स को देख रहे हैं, क्योंकि रूरल रिकवरी अच्छी लग रही है हमें। तो हमने TVS पोर्टफोलियो में हमने देखा है, हमने थोड़ा सा उनो मिंडा और ऐड किया है। ट्रैक्टर मेकर्स में M&M में थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई है। और जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी ऑटो पे, मुझे लगता है डिमांड का डिसलोकेशन है, डिस्ट्रक्शन नहीं है ऑटो में। और जैसे जैसे थोड़ा टैरिफ को लेके क्लैरिटी आएगी, डील्स बनेंगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी OEMs में भी और एंसिलरीज में भी। बिल्कुल गुरमीत जी, आपका फेवरेट बिरयानी बाय किलो को दिव्यानी इंटरनेशनल खरीदने का सोच रही है, और इस खबर के बाद कल स्टॉक एकदम 4% तेज़ था, आज भी तेज़ है। इसी को थोड़ा और ब्रॉड मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कंजप्शन सेक्टर की बात कर रहे थे। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, ये स्पेस अभी फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? मैं ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ 1-2 क्वार्टर से जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इतना पोटेंशियल है तो उस हिसाब से नंबर्स डिलीवर नहीं हुए। आप देखिए हल्दीराम अकेला 85,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे, और पूरा QSR आप ऐड करेंगे तो 60,000 करोड़ भी नहीं है। और ये ग्रोइंग अर्बनाइजेशन का एक क्वासी कंजम्पशन प्ले है जिसे मैं कहता हूँ।
तो हमें इसमें जुबिलेंट और वेस्ट साइड अच्छा लगता है। बट क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे थोड़े से हो रहे हैं, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन ने परेशान किया है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो नहीं आई है, बट मुझे लगता है इंक्रीमेंटली अच्छा कर सकता है। मिसेस बेक्टर एक ऐसा है जिसने अच्छा किया, बट वो एग्जैक्टली क्यूएसआर नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है फूड बिजनेस और क्यूएसआर के सप्लाई चेन का। तो हमें स्पेस अच्छी लगती है, और जैसे जैसे ये जो टैक्स कट हुआ है, राइजिंग कंजम्पशन पे है, इसको अच्छा करना चाहिए जो हमारी चेंजिंग फूड हैबिट्स है। बट मैं इससे ज्यादा बुलिश ट्रैवल और टूरिज्म पे ज्यादा हूँ, जिसमें एयरलाइन स्टॉक्स हैं, होटल स्टॉक्स हैं, डिजिटल कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, क्योंकि जो जेनजी है, जो 18 से 25 साल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनका कंजम्पशन बास्केट बहुत बहुत फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है, और सबसे बड़ा जो एक्सपोजर है वो ट्रैवल टूरिज्म और डिजिटल कंजम्पशन पे ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, अब लार्ज कैप आईटी में क्या करें? कल खराब नंबर पर इन्फोसिस चला, हालांकि आज बैक टू स्क्वायर वन, और टाटा एलेक्सी में भी कल बड़ी रैली हुई। यहाँ पर अब क्या व्यू है? आज एचसीएल टेक के भी नंबर्स आ जाएंगे। मुझे लगता है अनुज, करेक्शन जरूर आया है पर चीप नहीं हुआ है। अभी पे आप देखेंगे तो 20-22 का अर्निंग मल्टीपल है, और ग्रोथ है नहीं। गाइडेंस भी आप इन्फोसिस की भी देखिए तो 1 से 3% बोला है उन्होंने। बहुत बहुत सारी कंपनीज जो है फ्लैट गाइडेंस दे रही हैं, और अगर यूएस में स्लो डाउन आता है, जो कि लगता आएगा क्योंकि इतनी बड़ी डेट का प्रॉब्लम है, और बॉन्ड मार्केट एक तरीके से रिवोल्ट कर रहा है वहाँ पे, फेड और गवर्नमेंट जो है वो सेम पेज पे नहीं है। तो जब आपका डेट रिफाइनेंस होना इश्यू हो जाए, जब अनसर्टेनिटी हो जाए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो आईटी स्पेंडिंग पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मैं एआई वगैरह डिस्ट्रप्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जो उससे रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से अंडरवेट रहना ही ठीक है कुछ टाइम के लिए। कहीं कहीं आपको शायद स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहाँ इंडिविजुअल डील विन अच्छी होती है, बग द ट्रेंड करती है आईटी कंपनी। तो एक कुछ स्टेज के बाद, क्लैरिटी आने के बाद, मुझे लगता है फोकस करना ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा ये टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी खत्म हो, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होगी तो वो इन्वेस्टमेंट्स को क्लाउड करेगी और स्पेंडिंग को क्लाउड करेगी। तो मैं अभी भी अंडरवेट हूँ, बट हम हमारे रेडार में है। हमें एचसीएल अच्छा लगता है, इंक्रीज अच्छा लगता है, परसिस्टेंट अच्छा लगता है, केपीआईटी हमारे पोर्टफोलियो में है, पर हमारा आईटी का वेटेज 4-5% ही है पोर्टफोलियो। अच्छा गुरमीत जी, थोड़ा फार्मा अब शूट अप करता हुआ, फार्मा में अच्छे स्विंग्स विजिबल हैं, और वो जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक अनवांटेड प्रेशर आया था डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट के बाद, सिंक हुआ फार्मा, लेकिन अब थोड़ा स्टेबल होता हुआ। कुछ शॉपिंग आप लोगों ने फार्मा में की, एनी ब्रांच ऑफ फार्मा? और इनफैक्ट इफ आई स्प्रेड, मतलब मैं इस जोन को थोड़ा सा और स्प्रेड कर दूं हेल्थ केयर की तरफ, तो वीरू जी, हम शुरू से हेल्थ केयर पे ओवरवेट है। इंडेक्स में 5-5.5 है, हमारे पोर्टफोलियो में 10 के ऊपर है, और हमारे पास डोमेस्टिक में फार्मा है वेटेज में, और पीछे अच्छा प्राइस पॉइंट मिला था जब उन्होंने एक्विजिशन किया था, 2000 के नीचे आया था। डोमेस्टिक ब्रांडेड प्ले है, प्लस कंज्यूमर हेल्थ पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, सीरम को एक्वायर किया है, तो काफी उनका फोकस है वुमेन फर्टिलिटी और कंज्यूमर हेल्थ डिवीजन में। हमें जेनरिक्स हमने अवॉइड किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर मार्जिन प्रेशर आया तो, क्योंकि लो मार्जिन बिजनेस होता है जेनरिक, तो उसमें इम्पैक्ट आ सकता है जिनमें। हालांकि सन फार्मा हमें ऐसा लगता है, क्योंकि स्पेशलिटी पोर्टफोलियो बड़ा है उनका, वो शायद गेन कर सकता है इसमें, बट थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होगा, तो अभी हमने ऐड नहीं किया है। हम जो ज्यादा पोजीशन है वो सीडीएमओ में है, और वहाँ पे गॉड हैज बीन वेरी काइंड विद अस। चाहे डिवीज हो, चाहे लॉरस हो, हिकाल हो, सब में अच्छा मूवमेंट आया है। न्यूलैंड में हमने अच्छे पैसे बनाए हैं, और हम यहाँ पे अब ये देख रहे हैं कि अभी देखिए, अभी डिवीज को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हम दूसरा यहाँ पे ये रिसर्च कर रहे हैं, और थोड़ा ये हमारी लंबी कॉल है, 3-4-5 साल की कॉल है, क्योंकि बिजनेस लंबी होता है। कौन नई थेरेपीज में, डिस्ट्रप्टिव थेरेपीज में, फ्यूचर थेरेपीज में इन्वेस्ट कर रहा है, आर-एन-डी कर रहा है आज, जिसका इम्पैक्ट कुछ टाइम बाद आएगा। तो जैसे सेल और जीन थेरेपी है, वहाँ पे लॉरस बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। हमने देखा कि कार-टी सेल में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आपने आज पढ़ा होगा GLP-1 जो है, जिससे डायबिटीज का ड्रग है, जिससे वेट रिडक्शन है, उसके बहुत अच्छे अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो जो आर-एन-डी पे अभी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका आर-एन-डी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल सबसे ज्यादा है, और उसका कमर्शियलाइजेशन रिकॉर्ड अच्छा है, वहां पे अभी एंटर करने का टाइम है। बाकी जगह मुझे लगता है मोमेंटम बहुत कैचअप कर गया है, और वैल्यूएशन जो है रीजनेबली रिच है। गुरमीत जी, सोना 1 लाख रुपए का हो गया है अब। यहाँ से क्या क्या लग रहा है, भारतीयों के पास अब भी एपेटाइट है? जिन्होंने ये रैली मिस की, उनको क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, ये एक तरीके का बाजार आपको ये बोल रहा है कि डॉलर जो है रिजर्व करेंसी का स्टेटस चैलेंज हो सकता है, और गोल्ड नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है। मुझे लगता है इतना आसान नहीं है डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस लूज करना, और जैसे जैसे ये रियलाइजेशन होगी कि डॉलर इंडेक्स लो हो सकता है, बट डॉलर अभी भी रिजर्व करेंसी रहेगा, डोमिनेंस जरूर थोड़ा कम होगा,
तब मुझे लगता है थोड़ा सा सॉफ्टनिंग देखने को मिलनी चाहिए। और मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर जाए, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, गोल्ड अच्छा करेगा तो बाकी एसेट क्लासेस अच्छा नहीं करेंगे। और एक स्टेज के बाद ये एक आइडल एसेट है, प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं करता है इकोनॉमी में। तो हालांकि नियर टर्म में थोड़ा आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है शायद नियर टर्म टॉप गोल्ड में शायद आपको देखने को मिले। मैं कमोडिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो भी क्राउडेड ट्रेड होती है, ये मेरी लर्निंग रही है पिछले इतने सालों में, जहां सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी सब बात कर रहे हैं, जो ओवर ओन्ड है, उस ट्रेड में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, आप अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह कहाँ दे रहे हैं इस समय फिर? तो अनुज, मैंने एक बहुत अच्छा अभी पीछे बहुत इंटरव्यूज सुने यूएस के एक्सपर्ट्स के, तो एक ट्रेड नेशनलिज्म की चीज उभर के आ रही है कि हर गवर्नमेंट चाह रही है कि डोमेस्टिक जॉब्स क्रिएट हो, ब्लू कॉलर जॉब्स भी क्रिएट हो, ग्रोथ जॉबलेस ना हो। हमने यूएस में सुना वॉल स्ट्रीट टू मेन स्ट्रीट। इनफैक्ट किसी ने ये भी बोला आप नैस्डैक की जगह डाउ जोन्स पे फोकस करिए आप यूएस में। तो मुझे लगता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, हर सरकार का वहाँ फोकस होने वाला है। और जहां गवर्नमेंट फोकस करेगी, हमने देखा है जैसे गवर्नमेंट ने इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस पे फोकस किया, आप देखिए कितनी मल्टी बैगर्स पिछले 3 साल में बने। मुझे लगता है अभी ये समय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक सेक्टर्स रहे हैं, उसमें सीमेंट है, कमोडिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, थोड़ा हद तक टेलीकॉम है, जहां भी अर्निंग्स की सिक्लिकलिटी ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो का वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। नियर टर्म में आप बैंक्स पे ओवरवेट हो सकते हैं, बट इवेंचुअली आपको फाइनेंशियल्स को भी कम करना पड़ेगा। 70% जो निफ्टी का वेटेज सर्विसेज या कंजम्पशन पे है, ये शिफ्ट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यही पॉलिटिकल मैंडेट है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में आना चाहिए। तो हमने एनर्जी में वेटेज बढ़ाया है, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, हमने ईपीसी में वेटेज बढ़ाया है, टेलीकॉम में वेटेज बढ़ाया है भारती के थ्रू, तेजस के थ्रू। फाइनेंशियल्स में हम शुरू से थोड़े से ओवरवेट रहे हैं, तो हम थोड़ा डोमेस्टिक फेसिंग चीजों पे जा रहे हैं। और एक थीम जो है आपसे कई बार चर्चा करी है, जो मुझे पसंद है, वो रिसाइकलिंग है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व होना है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है। तो यहाँ भी हमने थोड़ा सा पोजीशन बढ़ाया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, आईटी रिलेटेड, जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन लिंक चीजें हैं, हम कुछ टाइम उसको और देखना चाहते हैं। जब बार्गेन्स आएंगे तो डेफिनेटली उसको भी कंसिडर करें। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बट वो जो आपने कमेंट मारा था, मैं पर्सनली चाहूँगा कि सोना ऊपर न जाए, घर जाके भी यही बोलते हैं। मेरा था कि बाकी एसेट क्लासेस अंडर परफॉर्म करते हैं, गोल्ड अच्छा करे, तो इसलिए चाहता हूँ कि ज्यादा ऊपर जाए। और ज्वेलरी की सेल भी गिर गई वीरू जी, आप देखिए, आप बात करिए तनिष्क में या कहीं पे 1 लाख रुपए तोले पे बायर्स नहीं होंगे ज्यादा। एक बात तो है, सही बात है, जब आदमी का बजट नहीं होता था तो आदमी कहता था यार अंगूठी ले लेते हैं, है ना, तो अंगूठी 40, 50, 60 से शुरू आती थी। अब आप अंगूठी दिखाना शुरू करेंगे तो वो भी दिक्कत तो है इस प्राइस पे। सही कहा आपने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। चलते हैं अब रणनीति पर। इट्स 24168 और 55,672 पर आपका निफ्टी बैंक। अनुज, एक बार फिर से आज निफ्टी बैंक ने लीड किया और वो थोड़ी सी जो वो 24,200 के आसपास टर्बुलेंस थी, वो स्पॉन्सर की निफ्टी आईटी ने। व्यू क्या रहेगा इंडेक्स पर, क्या करें अब कल के लिए? बिल्कुल, देखिए वीरू, फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि मार्केट थोड़े थकान के साइन दे रहा है और बहुत चला है मार्केट, बहुत तेज़ी से दौड़ा है। हो सकता है एक आध दिन का रेस्ट ले ले, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि मार्केट ने कोई साइन नहीं दिए कि आप अनवाइंड कर लें। एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा हेज कर लें। आप 24,100 की पुट के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशंस को हेज कर लें। और ये मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि आप पहले से लॉन्ग है तब, तो उस हिसाब से आप चाहें तो अपने आप को हेज कर लें। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है इस मार्केट में, अभी भी शॉर्टिंग के साइन नहीं है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग में फ़र्क होता है। बार बार लोगों को जब भी चीज़ बोलता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग अगर आप करना चाहें एक बार के लिए वो आपकी मर्ज़ी है, शॉर्टिंग के बिल्कुल साइन नहीं है। और एक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर कि इंडेक्स भले थोड़ा थक रहा हो, स्टॉक्स नहीं थक रहे हैं। स्टॉक्स में मोमेंटम ज़बरदस्त है। आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, निफ्टी भले ही डे हाई से स्लिप हुआ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में मोमेंटम बड़ा शानदार है और एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार है। तो आप चाहें मीरो तो उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, वहाँ पर अभी भी मोमेंटम है और उन ट्रेड्स को आप कैरी करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए, तो ये है इंडेक्स पर व्यू, निफ्टी बैंक पर व्यू। बट स्टॉक फ्यूचर्स नहीं थक रहे हैं, याद रखिएगा, ये बड़ी बात है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ बरोज़ इंडेक्स पे फोकस करें। थोड़ा ओवरबॉट है तो शायद थोड़ा सा स्टॉक्स पर फोकस करिए कुछ समय के लिए। BTST STPT ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं और मानस से शुरुआत करते हैं। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए? पहला कॉल।
तो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट यूएसएल ने दिया है। हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही देखने को मिल रहा है। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1550 के प्राइस चल रहे हैं। 1534 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1585 के टारगेट सेट करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर में। यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी। गाबा सर आप बताइए आपकी कल के लिए पिक क्या होगी? लॉन्ग रहेगी। एंड गुड इवनिंग टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम होगा M&M। ट्रेड करें 2815 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 2795, ज्यादा नहीं। टारगेट है 2900 M&M। M&M ये होगी गाबा सर की पिक। रचना जी आपने क्या पिक किया? जी मेरी तरफ से डिलीवरी के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट साइड पे कैरी करेंगे। सी ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, लेकिन ओवर स्ट्रेचिंग जरूर है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट में। तो अगर डिलीवरी कैरी करना है कल के लिए तो शॉर्ट साइड पे कैरी करने में मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर लगता है। यहाँ पे 293 के एसएल के साथ अगर आप कैरी करते हैं शॉर्ट साइड पे तो इसका टारगेट हो सकता है 285 एंड 280। ओके डिलीवरी। जतिन जी आपका रेट क्या रहेगा? ओके क्षमा चाहूँगा। अब एक काम करते हैं बहती जी से रेट पिक कर लेते हैं। बहती जी क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए? जी वीरेंद्र जी, क्रॉम्पटन में खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, 4% का मूव आज इंट्राडे में दिया और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, क्लियरली लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे काफ़ी बन रही है अग्रेसिवली। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 347 का एक एसएल मेंटेन करे। 360 का पहला टारगेट एंड 367 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। क्रॉम्पटन में खरीदारी की राय कल के लिए। सोनी जी आप बताइए आपकी क्या पिक होगी वेडनेसडे के श्रेया लिए? जी, यहाँ पे BTST की रिकमेंडेशन है, वो है PFC में काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है, अपने 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अप्रैल सीरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स थे। अभी अगले 2 दिन के अंदर यहाँ पे रोल ओवर्स स्ट्रॉन्ग शुरुआत की संकेत दे रहे हैं। सो PFC बाय कर सकते हैं 430 स्टॉप लॉस के साथ। इसको होल्ड कीजिए 450 455 टारगेट्स के लिए। ओके चलिए अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज 2 स्टॉक जो फोकस में है उनमें सबसे पहले है NHPC और आज सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में फोकस है। दोनों ही NHPC और SJVN में खरीदारी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर आप डीलर्स की माने तो NHPC में 95 से 98 तक के टारगेट्स आ सकते हैं पोजिशनली और काफ़ी सारे HNIs अब जो है वो PSU पावर स्टॉक्स में खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स को अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि आज जेफरीज के डाउनग्रेड के बाद बहुत सारे ऑटो कंपनीज में सेलिंग दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आइशर मोटर्स एक स्टॉक है जहां डीलर्स STBT की एडवाइस दे रहे हैं। उनको लगता है कि यहां से 40-50 रुपये का डाउनसाइड हो सकता है और काफ़ी सारे FIIs मे फ्यूचर्स में अपना पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं, जिनके कारण डीलर्स को लगता है कि यहां से फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है। ठीक है, NHPC बाई साइड की ट्रेड आती हुई डीलर्स रूम की तरफ से। वही आइशर मोटर्स जो कल जिसमें शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था वहाँ पे शॉर्ट की राय है फिलहाल। शुक्रिया यतिन जानकारी के लिए। और भी कई स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे शानदार मोमेंटम और ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ITC ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे डेंट पड़ा है वहीं तेज़ी भी है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा डे हाई पर बंद होने की तैयारी। बैंक्स ऑलरेडी आज फ्लेवर में थे। वहीं FMCG के स्टॉक्स आपको दिखेंगे, HUL, साथ ही फार्मा स्टॉक्स, सुरिंदा फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली। लेकिन एक स्टॉक बजाज फाइनेंस जो लगातार आप देखें तेज़ी कल भी के सत्र में भी देखने को मिली। आज हाई साइड से हालांकि थोड़ा सा फिसला है बजाज फाइनेंस और करीब करीब डे लो के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मानस जी अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो इसने अभी तक इस साल में अभी तक 36% का रिटर्न दे दिया है। ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर ही कारोबार कर रहा है। अब क्या लग रहा है बजाज फाइनेंस में जिनके पास नहीं है वो क्या करे इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल सकता है जिसमें शायद 9100 तक के आपको करेक्शन देखने को मिले। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई करेक्शन देखने को मिले तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि लोअर साइड पे 88 मिनट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो करेक्शन में खरीदारी करेंगे और जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो 96 रन के हो सकते हैं बजाज फाइनेंस में। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और आज की ब्रेथ समझते हैं। वीरू बताइए कैसी रही ब्रेथ आज की? जी टुवर्ड्स क्लोज अनुज थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ ब्रेथ हल्का सा लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ झुका और वही सीरीज के क्लोज की तरफ थोड़ा बहुत लोग हायर जगह से प्रॉफिट टेक रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग 56, कल ये डिजिट थी मात्र 21 की, आज ये चली गई
56। बाकी लॉन्ग्स शॉर्ट कवरिंग भी थी बट थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग ने ऊपर की तरफ इस इंट्राडे करीब मेरे ख्याल से 90 पॉइंट की गिरावट को स्पॉन्सर किया। लॉन्ग कहाँ पर थे आज? एक बार फिर से बैंक्स ने डोमिनेट किया एंड मोर स्पेशली PSU बैंक्स। हालांकि आपकी स्क्रीन पे NBFCs, IIFL फाइनेंस, देन मैक्स हेल्थ केयर, बर्जर पेंट्स, डिक्सन, क्रॉम्पटन, इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ। सेकंड स्लाइड आएगी जिसमें आज के थे शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े। आज FMCG एक मेजर शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट महसूस कर रहा था। कोलगेट उसमें सबसे ऊपर था और फिनिक्स मिल्स उसके बाद करीब 4% ऊपर था। टेक मैच सुबह से मूव अच्छा था। SJVN, NHPC, बहुत सारी ऐसे स्क्रिप्ट्स रही है पावर स्पेस में से जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। IndusInd बैंक, वो ऑडिट की खबर ने सुबह इम्पैक्ट डाला और 5% नीचे शॉर्ट बिल्डअप। देन इन्फोसिस, पावर ग्रिड, इंडस टावर, भारती एयरटेल दो दिन से अगर आप देखें प्रॉफिट टेकिंग मूड में जाता हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी चोला में, साइंट में, मिड कैप IT में, देन NCC, JSW एनर्जी और नायका में भी आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। नायका पिछले 10 दिन से जो मोमेंटम चल रहा था इसमें वो थोड़ा सा आज कोलैप्स हुआ और करीब 2.5% नीचे। नायका में आपका व्यू क्या है सोनी जी? क्या वो जो मोमेंटम था वो कोलैप्स होने के संकेत हैं? क्या प्रॉफिट्स को यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अब आज जो बार क्रिएट हुई उसके बाद? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। नेगेटिव डाइवर्जेंस स्टार्ट हो रहा है स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 180 178 के रेंज तक प्रॉफिट बुक होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट वो डिप में दोबारा रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स, बट अभी के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए एंड टुवर्ड्स 180 रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स के लिए। ओके चलिए अब आपको बैन अपडेट बताते हैं। आज ध्यान रखिएगा एक्सपायरी -2 डे है। आज कल और परसों एक्सपायरी होगी। RBL बैंक बैन में आने की तैयारी कर रहा है। IndusInd बैंक बैन में आने की तैयारी कर रहा है और बिरला सॉफ्ट जो बैन से बाहर आया था जस्ट नाउ वो वापस बैन में आने की तैयारी कर रहा है। बैन से बाहर आ सकते हैं स्टॉक्स एंजल वन, इरीडा, हिंदुस्तान कॉपर और टाटा LXC। चलिए अब मार्केट का पंचनामा का टीजर करते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल आया आज? टाइटन पे लोग पूछ रहे हैं, आज जानना चाह रहे हैं जिस तरीके से गोल्ड में हमें इतनी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, टाइटन में क्या करना चाहिए? हालांकि ब्रोकरेजेस तो काफ़ी बुलिश हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर भी, आज भी जब मैं बता रही थी। आपकी राय क्या होगी? देखिए लॉजिक ये कहता है कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो टाइटन को नुकसान होता है, लेकिन हिस्टोरिकली जब भी गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं टाइटन को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लोग सीधा गोल्ड थोड़ा खरीदते हैं, लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। और अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो अपने आप परसेंटेज में मेकिंग चार्जेस होते हैं, वो मेकिंग चार्ज बढ़ जाता है। तो टाइटन है ना, जैसे कहते हैं हीरा है सदा के लिए, टाइटन वैसा ही है, ऐसा स्टॉक है सदा के लिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं बेचा, एक बार लिया उस पर कभी नहीं बेचा और काफ़ी वेल्थ इन्होंने जिसने जनरेट किए। पिछला 1 साल थोड़ा टफ रहा है इनके लिए, मेरे ख्याल से होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होल्ड करने की राय है। रोहित श्रीवास्तव जी जो लगातार रेगुलर व्यूअर है हमारे, रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर पे क्या करना चाहिए? इनकी खरीद जो है वो 1128 की है, होल्ड, सेल या ऐड मोर फॉर शॉर्ट टर्म? देखिए श्रेया, क्या होता है ना, हॉस्पिटल स्टॉक्स पर नॉर्मली मैं व्यू देता नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में एक बिज़नेस अगर सबसे अच्छा है तो वह हॉस्पिटल बिज़नेस, क्योंकि आप लोगों का डर बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हमेशा आगे पैसा बनाता रहेगा और स्पेशली पोस्ट कोविड तो पैसा तो बनाते रहेंगे ये। और ये स्टॉक ऐसे हैं जो आगे में लगता है आगे री-रेट होते रहेंगे, इनमें पैसा बनता रहेगा आपका। ठीक है सर, एक और सवाल, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा सवाल इस दोनों काउंटर को लेकर आते रहते हैं। एक ICICI बैंक, दूसरा HDFC बैंक। अब रोहित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं नीड टू सेल वन ऑफ माई होल्डिंग, क्यों सेल करना है? अगर रख सकते तो रख भी सकते हैं, हालांकि आप राय दीजिए सर। ICICI बैंक, HDFC बैंक में से किसी एक को बेचना हो जिसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो वो कौन सा स्टॉक होगा? मेरा उनसे काउंटर सवाल है कि प्रॉफिट बुक करके क्या करेंगे पैसे का, है ना? अगर तो कोई बहुत ही कंपेलिंग उनको स्टॉक दिख रहा है, बहुत ही कंपेलिंग, जिसको आपको बाय करना है तो खैर अलग बात है। वरना अगर जवाब देना ही है इस सवाल का तो मैं सिंपल दूंगा, दोनों को आधा आधा बेच दीजिए। अगर कंपेलिंग ही है तो एक को मत बेचिए, दोनों को आधा आधा बेच दीजिए, दोनों में रहिए। बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये रहेगा। ओके चलिए अब 335 पर वापस जुड़ेंगे और कुछ और सवालों के जवाब देंगे। मीनवाइल ये क्लोज मार्केट की थोड़ी सी टायरिंग है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें थोड़ा सा आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी का फैक्टर जोड़ना पड़ेगा। अच्छा एक बार बर्जर पेंट्स लेकर आइए, ध्यान रखिएगा ये F&O से बाहर जा रहा है,
मैं सरप्राइज हूँ कि ये स्टॉक एफ से बाहर जा रहा है इस सीरीज़ के बाद, लेकिन जो भी है अब नहीं है। तो क्या इसमें और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है? इसमें आप देखिए आपको रोल ओवर 0 दिखाई देगा क्योंकि अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ही नहीं है। मानस, बर्जर पेंट्स कोई व्यू बन रहा है स्टॉक पर? देखिए व्यू तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है और मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ से भी 20-22 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको 605 को टारगेट करना है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 630 का था स्टॉक उसको भी टेस्ट कर सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस 559 के नीचे रहेंगे। काम करते हैं, एक बार जरा सुनते हैं यूएस वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। अगर हमारे पास वो फीड हो तो ज़रा दिखाइएगा। आई थिंक वो भारत में है और राजस्थान में कुछ आई थिंक संबोधन कर रहे हैं। अगर वो फीड है तो बताइए मुझे, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उसकी बात करते हैं। राजस्थान में यूएस वाइस प्रेसिडेंट, आइए कट करते हैं उस पर। And so I wanted to do that. For those of you who don't know anything about me, I wanted to talk about it. I come from, and I'm biased, the greatest state in the Union, the state of Ohio, a longtime manufacturing powerhouse in the United States of America. My home specifically is a place called Middletown. Now, it's not a massive city by any means. It's not Jaipur, but it's a decent-sized town in a place where people make things, which has been a point of pride in Middletown for generations. It's filled with families like my own, some of whom called us hillbillies, Americans who came down from the surrounding hills and mountains of West Virginia, Tennessee, and Kentucky to cities like Middletown in pursuit of the manufacturing jobs that were creating widespread prosperity for families all across America. They came to Middletown in search of what we call back home the American dream. In Middletown, my parents raised me. My grandparents raised me. They taught us to work hard. They taught me to study hard, and they taught me to love God and my country and always be good to your own. My granddad, who I called Papaw growing up, he typified that. Late into life, he worked as a steelmaker at the local mill, and I know India has a lot of those. Papaw's job gave him a good wage, stable hours, and a generous pension. All that allowed him to support not just him and my grandmother, but his own daughter and grandkids with him. Now, by the time I came around, money was awfully tight, but he worked hard to make a good living for all of us. Now, I know Papa and Mama were grateful for the way of life their country made possible. Their generation bore witness to the formation of America's great middle class. And by creating an economy centered around production, around workers who build things, and around the value of their labor, our nation's leaders then transformed their country and made thousands of little Middletowns possible. The government supported its labor force. We created incentives for productive industries to take root and struck good deals with international partners to sell the goods made in the United States of America. But as America settled into world historic prosperity it generated, our leaders began to take that very prosperity and what created it for granted. They forgot the importance of building, of supporting productive industry, of striking fair deals, and of supporting our workers and their families. And as time went on, we saw the consequences. In my hometown, factories left, jobs evaporated, America's middle towns ceased to be the lifeblood of our nation's economy. And the United States, as it became transformed, those very people, the working class, the background of the United States of America, were dismissed as backwards for holding on to the values their people had held dear for generations. Now, Middletown's story is my story, but it's hardly unusual in the United States of America. There are tens of millions of Americans who, over the last 20 or so years, have woken up to what's happening in our nation. But I believe they woke up well before it's too late. Now, like you, we want to appreciate our history, our culture, our religion. We want to do commerce and strike good deals with our friends. We want to found our vision of the future upon the proud recognition of our heritage rather than self-loathing and fear. I work for a president who is long under fighting those who seek to erase American history or in support of fair trade deals abroad. He has been consistent on these issues for decades. And as a result, under the Trump administration, America now has a government that has learned from the mistakes of the past.
It's why President Trump cares so deeply about protecting the manufacturing economy that is the lifeblood of American prosperity and making sure America's workers have opportunities for good jobs. As we saw earlier this month, he will go to extraordinary lengths to protect and expand those opportunities for all Americans. And so today I come here with a simple message. ओके चलिए, तो अमेरिकन उपराष्ट्रपति और काफ़ी इंडियन कनेक्शन है उनका, जैसा आपने पिछले 2-3 दिन में फुटेज में देखा ही होगा। चलिए मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ते हैं, और मार्केट की क्लोज आप कह सकते हैं ग्रीन में रही 6ठे दिन लगातार, लेकिन थोड़ा मार्केट टायर्ड था टुवर्ड्स द एंड, थोड़ी सी टायर्डनेस थी, लेकिन खैर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। निफ्टी करीब 36 पॉइंट ऊपर 24,161 पर, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर 55,600 पर, आईटी करीब आधा % नीचे था। मिड कैप इंडेक्स में 3/4% की रैली थी, स्मॉल कैप इंडेक्स में 2/3% की रैली थी। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी मजबूत था, 1670 बढ़ने वाले शेयर, 958 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार ज़रा, वो किस तरीके का ट्रेंड दिखा रहा है। इसमें देखिए आप आईटी रेड में, पीएसयू इंडेक्स रेड में, लेकिन उसके अलावा रियल एस्टेट में अच्छी खासी तेज़ी थी 2.5% की, एफएमसीजी 2% ऊपर था, और बाकी इंडेक्स थोड़ा फ्रीज हो गया, लेकिन बाकी इंडेक्स भी इस समय आपको ग्रीन में दिखाई देंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको निफ्टी का हीट मैप दिखा देते हैं और वहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स रहे। 35 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, सबसे ऊपर एफएमसीजी नाम थे, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। एचडीएफसी बैंक में अच्छी बाइंग, एम&एम, जियो फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, इटर्नल, बीईएल, इन सब में बाइंग थी। इंडसइंड बैंक आज बड़े लूजर्स में शामिल, ये करीब आज 4 से 5% नीचे था। पावर ग्रिड में 2% की डिक्लाइन थी। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन आई। विप्रो, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील और ट्रेंड, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज गिरावट थी। एसबीआई में अच्छा मूव था आज, करीब आधा % ऊपर था। कोटक महिंद्रा बैंक ने फ्रेश ऑल टाइम हाई जड़ा, 1% ऊपर रहा ये स्टॉक। उसके अलावा और क्या स्टैंड आउट कर रहा था, टाटा कंज्यूमर नंबर से जस्ट पहले, मतलब कल नंबर्स आने हैं उससे पहले यहाँ पर अच्छे मूव थे। इटर्नल यहाँ पर अच्छे मूव थे। तो कुल मिलाकर मार्केट के लिए अच्छे मूव्स, लेकिन वीरू मोर और लेस थोड़ा सा टायर्डनेस मार्केट ने आज दिखाई थोड़ी सी। जी हाँ, थोड़ी टायर्डनेस थी अनुज, बट चला भी बहुत है, और उतना चलने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ी सी थकान लाजमी थी। और बाकी अगर आप देखें, अब हम और नज़दीक पहुंच चुके हैं मंथली एक्सपायरी के। आज एक्सपायरी -2 यानी कल, यानी एक्सपायरी -1 वेडनेसडे, और कल फिर ये पैनल आपसे करेगा मुलाकात। लेकिन कोई भी आपका प्रश्न हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर आपकी किसी भी पोजीशन के रिलेटेड, ज़रूर पूछें मार्केट का पंचनामा अनुज और श्रेय के साथ। एक छोटे से विलंब के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर पूछे कोई सवाल। पैनल आपसे फिर कल मुलाकात करेगा सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।